ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 571 से 580। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 571। आर्थसेंट के शिष्य 6 पथ हानली की आध्यात्मिक भावना को खारिज करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकाला कि ये आगमन सामान्य कृषक नहीं थे। अपने गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स द्वारा आसानी से निपटाए जाने वाले डरपोक सफेद सिलहूट के साथ हानली अब अपना पूरा ध्यान नए देर से आने वाले कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर पर केंद्रित कर सकता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हानली ने अपनी निगाहें वापस घाटी की ओर घुमाई और देखा कि मंत्रमुग्धता स्याह काले यिन क्यूई के अभेद्य अवरोध से ढक गई थी। उन्होंने माना कि युआन याओ सोलराइज तकनीक के महत्वपूर्ण क्षण में था। यदि वह इस बिंदु पर परेशान होती, तो न केवल यान ली हमेशा के लिए एक अशरीरी आत्मा से अधिक कुछ नहीं बन जाती, बल्कि यान याओ को भी भयानक प्रतिक्रिया और चोट मिलती। हान ली ने भौहें सिकोड़ ली और चिंतित भाव से अपना सिर घुमा लिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह युवक अचानक कहां से आ गया, फिर भी उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। बेशक हान ली भी उससे जरा भी नहीं डरता था। अपने काल्पनिक जादू के खजाने में आश्वस्त, हान ली ने किसी भी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को खतरे के रूप में नहीं देखा। फिर उसने इस बात पर विचार किया कि क्या उसे खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए या नहीं। आखिरकार नया आगमन एक समस्याग्रस्त व्यक्ति प्रतीत होता है, और यदि वह अन्य कृषकों के साथ हाथ मिलाता है तो ये बेहद परेशानी भरा साबित हो सकता है। अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव के साथ हान ली तुरंत आंखें सिकुड़कर खड़ा हो गया। वह आदमी गाड़ी से उतर चुका था और अब उस खूबसूरत युवती को साथ लेकर हानली की ओर उड़ रहा था। हानली की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने घाटी की रक्षा के लिए अपनी 10 से अधिक विशाल कठपुतलियों को छोड़ दिया, जबकि वह चला गया था। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पैर दबाया और नीली रोशनी की एक लकीर में उस आदमी और औरत की ओर उड़ गया। यदि घाटी के निकट कृषकों के साथ उसका टकराव होता, तो यह युआन याओ के अनुष्ठान को बाधित कर सकता था। दुश्मन कितना ताकतवर लग रहा था, उससे उसे लगता था कि उसे मारने में कुछ समय लगेगा। ऐसे में वह केवल अवसर का लाभ उठाकर उसके पास जा सकता था और उसे घाटी से दूर रहने के लिए मजबूर कर सकता था। वह खूबसूरत युवक विशेष रूप से तेजी से नहीं उड़ा और एक क्षण के बाद हानली उससे द्वीप के किनारे पर मिला। रक्षक की भूमिका संभालने से बहुत पहले ही हानली ने अपना रूप बदल लिया था। परिणामस्वरूप उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का कोई डर नहीं था जिसने हेवनवॉइड कॉल्ड्रॉन को जब्त कर लिया था। लगभग 400 मीटर की दूरी पर हानली ने भावपूर्ण ढंग से उस खूबसूरत आदमी और उसके पीछे चल रही खूबसूरत महिला को देखा। जब उसने उनकी जांच की तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक गई। हालांकि उनके माथे से चमकती सुनहरी रोशनी आंखों को लुभाने वाली थी, लेकिन इससे केवल ये पता चलता था कि उनकी साधना कला कुछ अनोखी थी। हालांकि हानली अपने बगल में मौजूद आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को विस्मय से देखने से खुद को नहीं रोक सका। किसी अज्ञात कारण से हानली को उसके प्रति अपनापन महसूस हुआ, जैसे उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो, खासकर उसकी स्पष्ट आंखों से। हालांकि हानली इस बात से आश्वस्त थे कि यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी खूबसूरत युवा महिला को देखा था। अगर उसने उसे पहले देखा होता तो वह निश्चित रूप से एक प्रभाव छोड़ती। उस समय वे दोनों हानली की ओर देख रहे थे। वेन त्यानरेन ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखी और उसकी आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति चमक उठी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूँ? क्या स्वर्ग विरोधी तकनीक का प्रदर्शन करने वाला आपका दाव साथी है? जब हानली ने ये सुना तो उसका दिल कांप उठा। वह खूबसूरत आदमी स्पष्ट रूप से स्वर्गीय शगुन की उत्पत्ति को जानता था, जिससे पता चलता है कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक डरावना था। मेरा नाम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि आप साथी दाववादी वापस आ जाएं।
चूंकि आप पहले से ही जानते हैं कि स्वर्गीय शगुन किसी खजाने के उभरने का संकेत नहीं है, तो आप दोनों इस द्वीप पर क्यों आए हैं? हान ली ने भावहीन होकर पूछा। युवक ने उदासीनता से कहा, मैं यहाँ स्वर्गीय शगुन के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए आया हूँ। मेरे लिए? हान ली ने भौहें चढ़ा दी। यह उसकी अपेक्षा से परे था। वेन तियानरेन के सुंदर चेहरे पर शत्रुता का एक निशान दिखाई दिया जब उसने धीरे से कहा, ये सही है। यदि आपका आदरणीय स्वन्य मुझे आपका नाम बताने को तैयार नहीं है तो मैं इसकी मांग नहीं करूंगा। हालांकि मुझे प्रत्येक संप्रदाय में कोर फॉर्मेशन कृषकों के बारे में कुछ जानकारी है, और आपकी अपरिचित उपस्थिति से ये ऐसा प्रतीत होता है कि आप आवारा कृषक हैं। चूंकि यही मामला है, मैं आपको और आपके दाव साथी को दो विकल्प दूंगा। आप या तो गठबंधन में शामिल हो और मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे डिवाइन डब हॉल के प्रवर्तक बने, नहीं तो तुम यहीं मेरे हाथ से मर जाओगे। आपका आदेश सुने, अपना गठबंधन दर्ज करें। आप स्टारफॉल गठबंधन के सदस्य हैं। जब हान ली ने उसे सुना तो वह दंग रह गया, लेकिन जल्द ही उसने संदेह की दृष्टि से उस व्यक्ति की दोबारा जांच की। युवती ने तटस्थ स्वर में कहा, युवा मास्टर वेन स्टारफॉल गठबंधन के आर्कसेंट 6 पाथस के एक प्रतिभाशाली छात्र हैं। यदि आप उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं तो इसे अपमान नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त साथी दाववादी की साधना के साथ आपको गठबंधन के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाएगा। आप आर्कसेंट 6 पाथस के शिष्य हैं। हान ली की अभिव्यक्ति से हड़कंप मच गया। हालांकि वह जानता था कि उस आदमी की पहचान असाधारण होगी, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस हद तक चौंकाने वाला होगा। जब वेन तियानरेन ने हान ली के सदमे को देखा तो उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई देने के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति वैसी ही रही। जब उसने हान ली की पहचान के बारे में सुना तो उसने खुशी से उस आश्चर्य का आनंद लिया जो उसने हान ली से देखा था। उन्हें आर्कसेंट 6 पाथस के शिष्य के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे किसी की पहचान को एक संसाधन मानते थे। हालांकि जब हान ली की अभिव्यक्ति उपहास में बदल गई तो वेन तियानरेन का उत्साह तुरंत गिर गया। व्यंग्यात्मक लहजे में हान ली ने कहा, तो ये स्टारफॉल गठबंधन का एक युवा मास्टर निकला। मैं अपने शिष्टाचार की कमी के लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि आपके सम्मानित गठबंधन में शामिल होने का मेरा जरा भी इरादा नहीं है, न ही मरने का कोई इरादा है। बल्कि मेरे पास एक और प्रस्ताव है। इसके बजाय मैं यंग मास्टर वेन की जान ले लूं तो कैसा रहेगा? वेन तियानरेन के दबंग तरीके से वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि यह आदमी थोड़ा भी परोपकारी नहीं था। न केवल उसे अपनी आध्यात्मिक समझ से हत्या के इरादे का आभास हुआ, बल्कि उसे हल्का सा महसूस हुआ कि युवा गुरु ने उसे मारने की योजना बनाई थी, भले ही उसने आत्मसमर्पण किया हो या नहीं। चूंकि हान ली किसी भी तरह से उससे लड़ने वाला था, इसलिए उसे उसका मनोरंजन करने की जहमत उठाने का कोई कारण नजर नहीं आया। अन्य लोग विशाल स्टारफॉल अलायंस को भयभीत कर सकते हैं, लेकिन हान ली ने इसे कम महत्व दिया। आखिरकार हेवनवर्ड कॉल्ड्रॉन के कब्जे में होने के कारण वह इन स्टार सीज में सभी से भगोड़ा भी हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। वेन तियानरेन गुस्से से मुस्कुराए और तेजी से बर्फीली नजरों से हान ली को घूरने लगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने नीली रोशनी की एक लकीर उगल दी। जैसे ही नीली रोशनी उसके मुंह से निकली, वह चमकदार रोशनी के साथ फट गई और दृष्टि से ओझल हो गई। इस कहानी की जड़ें उपन्यास बिन मूल से फैली हुई है। हान ली का चेहरा सख्त हो गया और उसने अनजाने में अपने हाथ में ज़ैड राजदंड लहराया, जिससे लाल और पीली रोशनी की बाधा तुरंत उसे ढक गई। जैसे ही बैरियर दिखाई दिया, नीली रोशनी ने प्रकाश बैरियर पर धीमी आवाज के साथ प्रहार किया। प्रहार से 10 मीटर पीछे धकेल दिए जाने के बाद हान ली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उस क्षण उसने स्पष्ट रूप से देखा कि नीली लकीर एक अजीब सी सुआ थी जो कई इंच लंबी थी। यह नीली रोशनी से चमक रहा था और इसके चारों ओर ताबीज पात्र घूम रहे थे। बिना किसी और विचार के हान ली ने अपनी उंगलियां घुमाई और नीले रंग की तलवार क्यूई की 10 धारियां नीले सुए की दिशा में भेज दी।
बिना किसी हिचकिचाहट के हान ली ने अपने स्टोरेज पाउच को थपथपाया और अपने 5 एलिमेंट बैंड्स निकाल लिए। उन्होंने तुरंत इंद्रधनुषी रोशनी बिखेरी और गुनगुनाने लगे। अपने दूसरे हाथ से उसने वेन तियानरेन की दिशा में 20 से अधिक उड़ती हुई तलवारें फेंक दी। वेन तियानरेन अपने हमले को रोके जाने पर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखे। इसके बजाय उन्होंने शांति से अपने हाथ एक साथ दबाए और एक छोटा झंडा बुलाया। 4 इंच लंबा झंडा बैंगनी रोशनी से टिमटिमा रहा था और उसमें आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ख्यूई थी। उसी क्षण उसने अपने सामने उड़ती तलवारों के झुंड को देखा और आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने हाथ में बैंगनी झंडा लहराया, जिससे अनगिनत बैंगनी बादल फूट पड़े। उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया और उसे नजरों से ओझल कर दिया। हान ली की आंखों में झुंझलाहट का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि वह वेन तियानरेन को नियंत्रित करने के लिए 5 एलिमेंट बैंड का उपयोग करना चाहता था। इसके बजाय उसने बैंडों को एक विशाल रिंग में संयोजित किया और अपने शरीर की रक्षा की। उसी क्षण उसने अपने हाथों से सक्रिय होकर एक जादू का इशारा किया, स्वॉर्ड शैडो फैंटम तकनीक। 24 नीला तलवारें अचानक धुंधली हो गईं और 96 नीलाधारियों के झुंड में बदल गईं, जो एक जबरदस्त हमले में नीला बादल को भेद रही थी। जब उस खूबसूरत युवा महिला ने दूर से ये देखा तो उसने आश्चर्य व्यक्त किया और उसकी अभिव्यक्ति सदमे और अविश्वास से फीकी पड़ गई। जल्द ही उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। प्रकाश की नीली धारियां अनगिनत ततयों की तरह थी जो लगातार बादलों को भेद रही थी। हालांकि उनके अनगिनत वार बादल से ऐसे गुजरे जैसे कि वहां कुछ भी न हो। जब हान ली ने ये देखा तो वह अनजाने में भौहें चढ़ा बैठा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि वह जानता था कि वह वेन तियानरेन से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकेगा, लेकिन इस व्यक्ति ने एक बार फिर उसकी अपेक्षाओं को पार कर लिया था। उस विचार के साथ उसने अपनी उड़ने वाली तलवारों की ओर इशारा किया और उन्हें एक बार फिर नीले बादलों के चारों ओर घुमाया, जैसे कि वे गुंजन करते हुए 10 मीटर लंबी तलवारों में बदल गईं, जो दम घुटने वाले दबाव का उत्सर्जन करती थी। उसी क्षण हान ली ने स्पिरिट बीस्ट की थैली उसकी कमर पर थपथपाई। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 572। कड़वी लड़ाई। असंख्य सोना निगलने वाले भरिंग हान ली की भंडारण थैली से बाहर निकले और तुरंत एक विशाल तिरंगे बादल में बदल गए। भरिंगों का झुंड लगभग 100 मीटर चौड़ा था और आश्चर्यजनक दबाव छोड़ रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये जवाब में दूर से डर की चीख सुनाई दी। जब हान ली की नजर उस खूबसूरत युवा महिला पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। महिला ने अपना छोटा नाजुक मुंह ढक रखा था, जबकि उसकी आंखों से आश्चर्य झलक रहा था। हान ली को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति में खुशी का एक अकथनीय संकेत दिख रहा था। हान ली उसके अकथनीय प्रदर्शन से क्षण भर के लिए विचलित हो गया, जब 2 बड़े पैमाने पर गड़गड़ाहट हुई और उसका ध्यान वापस युद्ध की ओर चला गया। उसने घबराकर झट से अपनी नजर वापस बैंगनी बादलों की ओर कर ली। सफेद रोशनी से चमकती एक प्राचीन तांबे की ढाल ने नीले बादलों को छोड़ दिया था और उसकी 2 विशाल तलवारों के वार को आसानी से रोक दिया था। इस पर हान ली ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि उसे अभी भी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। उन्होंने सामान्य कृषकों के जादुई खजाने को अभिभूत करने के लिए तलवारों की सामग्री की असाधारण गुणवत्ता पर भरोसा किया था। लेकिन अब जब वह देर से कोर फॉर्मेशन चरण में पहुंच गया था, तो उसके जादुई खजाने की ताकत स्पष्ट रूप से उसके साथियों से पीछे रह गई थी। यहाँ तक कि उन्हें एक साथ मिलाते समय भी उनकी उड़ने वाली तलवारें समान ग्रेड के किसानों के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करती थी। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में उमड़े, उसकी 2 उड़ने वाली तलवारें उनकी प्रभावकारिता की परवाह किए बिना बैंगनी बादल पर वार करती रहीं, लेकिन प्राचीन ढाल हर वार को आसानी से रोकने में सक्षम थी। उस समय हान ली ने धीमी आवाज वाली सीटियों की एक श्रृंखला जारी की, जिससे उनकी गोल्ड डिवोरिंग बीटल बैंगनी बादल की ओर सामूहिक रूप से बढ़ने से पहले एक पल के लिए गुनगुनाने लगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि बैंगनी बादल किस चीज से बना है,
फिर भी उसे सोना निगलने वाले भरिंगों द्वारा निगल लिया जाएगा। ये देखकर कि कीड़ों का विशाल बादल अचानक प्रकट हो गया, विन तियानरेन मदद नहीं कर सकी, लेकिन तिरस्कार पूर्वक ठंडी खर्राटे ले सकी। हम्फ कीट तकनीक, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब हान ली ने ये सुना तो उसे तुरंत खुशी महसूस हुई। यदि वेन तियानरेन ने अपने सोने को निगलने वाले भरिंगों को सामान्य कीड़ों के रूप में माना, तो जब भरिंगों का झुंड बैंगनी बादल पर पहुंचा तो उसकी मृत्यु व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित थी। हान ली ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन जैसे ही कीड़ों का झुंड बैंगनी बादलों पर पहुंचा, वेन तियानरेन अचानक चिल्लाया, जाओ। तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। बैंगनी बादल से अचानक एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और अनगिनत सोने के धागे बाहर निकल आए। सोने के धागे सोना निगलने वाले भरिंगों के झुंड में घुस गए। तभी कई जोरदार आवाजों के बाद भारी बारिश की तरह आसमान से मरे हुए भरिंग गिरने लगे। सोने के धागों ने वास्तव में सोना निगलने वाले भरिंगों को अभिभूत कर दिया था। भरिंग जादुई खजानों के प्रहारों के प्रति बहुत प्रतिरोधी थे, लेकिन इन सुनहरे धागों के सामने वे पूरी तरह से रक्षाहीन थे। जब हान ली ने ये देखा तो वह क्रोध से भर गया। उसने झट से एक तेज सीटी बजाई ताकि उसका कीड़ों का झुंड तुरंत वापस आ जाए और उसके चारों ओर घूम जाए। हालांकि सुनहरे धागे भरिंगों को फिसलने नहीं दे रहे थे। भागते समय उन्होंने भरिंगों के पीछे गोली चलाई, जिससे आकाश उनके शरीरों से भर गया। हान ली ने मुंह सिकोड़ लिया और बिना किसी और विचार के उसने जल्दी से अपनी भंडारण थैली को थपथपाया और बिना किसी हिचकिचाहट के फेंकने से पहले प्राचीन फूलों की टोकरी को बाहर निकाल लिया। फूलों की टोकरी प्रकाश की एक चमक में सफेद क्यूई के बादल में बदल गई और सीधे सोने के धागों के पास पहुंच गई। जब सफेद क्यूई कीड़ों के झुंड से होकर गुजरी और सुनहरे धागों के बीच पहुंची, तो उसने एक अजीब अभिव्यक्ति धारण की और तुरंत अपने हाथों से एक जादू का इशारा किया। सफेद क्यूई तुरंत घूमने लगी और सफेद चमक के साथ चमकने लगी। सुनहरे धागे सफेद रोशनी से आच्छादित थे और तुरंत ही नियंत्रित हो गए, जिससे उनकी गति बहुत धीमी हो गई। भरिंगों के झुंड ने उस छेद का फायदा उठाकर हान ली के स्पिरिट बीस्ट पाउच में वापस उड़ गया। हालांकि उस समय हान ली की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। उस छोटे से आदान प्रदान में उसने अपने काले दाग वाले गोल्ड डिवोरिंग बीटल में से लगभग 10,000 खो दिए थे। यदि उसने प्रतिक्रिया देने के लिए प्राचीन फूलों की टोकरी का उपयोग नहीं किया होता, तो उसे विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ता। उनके लिए ये धागे किस तरह के जादुई खजाने थे कि उनमें इतनी भयानक शक्ति समाहित थी। वह पूरी तरह से अविश्वास में था कि अभी क्या हुआ था। उसके सोने को निगलने वाले भरिंगों को अपनी जबरदस्त शक्ति दिखाने से पहले ही खदेड़ दिया गया था। सफेद क्यूई के भीतर सोने के धागों में बदलाव होते देखने से पहले हान ली क्षण भर के लिए निराश हो गए थे। उन्हें धीरे से टिमटिमाते हुए देखने के बाद वे मंद पड़ गए और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वे पतली सुनहरी सुइयां थीं और केवल 1 इंच लंबी थीं और उनमें सुनहरी चमक थी। जब हान ली ने ये देखा तो वह सचमुच चौंक गया। वेन तियानरेन ने वास्तव में उड़ने वाली सुइयों का उपयोग किया, जो परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन जादुई खजाना था, और कम से कम कई सौ की संख्या में वे कम नहीं थे। इससे हान ली का खून ठंडा हो गया। हालांकि हान ली के विचारों में हलचल मच गई, क्योंकि जल्द ही कुछ दिमाग में आया। उस पल में प्रकाशहीन सुनहरी सुइयों ने एक साथ एक चमकदार चमक छोड़ी थी और एक पल में एक सुनहरी तलवार में संघनित होने से पहले तेजी से एक स्थान पर इकट्ठा हो गई थी। फूलों की टोकरी के प्रतिबंधों को तोड़ने और हान ली की दिशा में गोली चलाने से पहले सुनहरी तलवार धीरे से कांपने लगी। हान ली की अभिव्यक्ति डूब गई और उसने अपनी भंडारण थैली से एक चमकदार नीला ताबीज निकाला। ये वह खजाना ताबीज था जो लेमन क्विंगई ने उसे हेवनवर्ड हॉल में दिया था। चूंकि जिन खजानों से इसे परिष्कृत किया गया था वे भी उड़ने वाली सुइयां थीं, उनका एक समान मेल होना चाहिए। जैसे ही सुनहरी तलवार हान ली की ओर बढ़ी, जैसे ही वे आगे बढ़े, वह एक धमाके के साथ अनगिनत सुनहरे धागों में विभाजित हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के हान ली ने तावीज पर नीला क्यूई का एक बादल उगल दिया।
नीला प्रकाश की एक झिलमिलाहट के साथ तावीज तुरंत नीला प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। जैसे ही नीला प्रकाश हानली के प्रकाश अवरोधक से छूटा, ये तुरंत प्रकाश के नीले धागों की एक बड़ी संख्या में बदल गया। पहली नजर में वे अपने रंग के अलावा सुनहरे धागों से अलग नहीं लग रहे थे। वे क्या हैं? वेन त्यानरेन स्तब्ध रह गए और आश्चर्यचकित स्वर में बोले। सुनहरे धागे पहले ही हानली के पास आ चुके थे और नीले धागों के बीच आपस में जुड़ने लगे, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश की स्पंदित गेंदें बन गईं। वेन त्यानरेन ने घबराकर चिल्लाया और ठंडे स्वर में पूछा, द नाइट्स योर नीडल्स। लेमन क्विंगी के साथ आपका क्या संबंध है? यह उनके नाइट्स योर नीडल्स का एक खजाना तावीज है। वह बूढ़ा भूत हमेशा बहुत कंजूस रहा है और उन सुइयों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे उसकी अपनी जान जितनी ही मूल्यवान हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनके शिष्य हो? जब हानली ने वेन त्यानरेन को नाइट्स योर नीडल्स का नाम चिल्लाते हुए सुना तो उसका दिल कांप गया, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यद्यपि हेवनवॉइड कॉल्ड्रॉन का मामला लीक हो गया था, लेकिन जो कुछ हुआ उसका विशिष्ट विवरण व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था। अन्यथा सुइयों को देखकर उसे निश्चित रूप से अपनी पहचान का पता चल जाता। इस अध्याय का मूल स्वरूप ऑडियो बुक्स 108 पर पाया जा सकता है। उस विचार के साथ हानली का आगे बोलने का कोई इरादा नहीं था और उसने केवल उपहास किया। फिर उसने अपने शरीर में सारी जादुई शक्ति प्रसारित की और वेन त्यानरेन की झिझक के क्षण का फायदा उठाया, सुनहरे प्रकाश धागों को पीछे धकेल दिया और लड़ाई का रुख हानली के पक्ष में कर दिया। बैंगनी बादल के भीतर से वेन त्यानरेन की उग्र आवाज चिल्लाई, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चूंकि आप समझाने को तैयार नहीं है, मैं परेशान नहीं होऊंगा उस बूढ़े भूत किंग ही को कोई भी चेहरा दिखाने के लिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से स्कैटर्ड स्टार सीज द डेविल्स ऑफ 6 एपेक्स में सबसे दुर्जय शैतानी खेती कला का गवाह बनाऊंगा। मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। इतना कहने के बाद उन्हें नाइट्स योर नीडल्स के साथ उनके टकराव के सुनहरे धागों की याद आई, जिससे सुइयां एक पल में वापस बैंगनी बादल में उड़ गई। जैसे ही माहौल अचानक शांत हो गया, हानली घबरा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने प्रकाश की नीली रेखाओं को बैंगनी बादल के चारों ओर से घेर लिया और पागलों की तरह उसमें छेद कर दिया। हालांकि इसका परिणाम पहले जैसा ही रहा। प्रकाश की सभी धारियां बैंगनी बादल को बिना किसी प्रभाव के भेद गई। फिर हानली के चेहरे से संकल्प की ठंडी हवा निकली। उसने तुरंत सुइयों को याद किया और उन्हें वापस अपनी भंडारण थैली में रखने से पहले एक ताबीज में रख दिया। चूंकि नाइट्स योर सुइयां बेहद शक्तिशाली थीं, वह तावीज की शक्ति को बर्बाद नहीं होने दे रहा था। हानली की अभिव्यक्ति डगमगा गई और वह शांत बैंगनी बादल को देखता रहा। उनके चेहरे पर झिझक की हल्की सी झलक देखी जा सकती थी, मानो वे अभिनय करना चाहते हों, लेकिन फिर भी वे अभिनय करने से बचते रहे। अगले ही पल में बैंगनी बादल ने अचानक घूमना शुरू कर दिया और एक तूफान बुला लिया, जिससे आसपास के कई दसियों किलोमीटर में आध्यात्मिक क्यूई उत्तेजित हो गई, जो बैंगनी बादल में ऐसे बहने लगी जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं। फिर बादल बेतहाशा फैलने लगा और उसका रंग हल्का भूरा होने लगा। इसके अतिरिक्त बादल से अजीब आवाजें फूटने लगी। शुरू में वे नर्म थे, लेकिन एक ही पल में बहरे हो गए और सुनने वालों के दिलों को परेशान करने लगे। अजीब दृश्य देखने के बाद हानली की झिझक पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने अचानक अपने बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे हल्के भूरे बादल की ओर उठाया, क्योंकि उसकी बाह में ठंडी, दुर्भावनापूर्ण क्यूई इकट्ठा होने लगी थी। जैसे ही पास की पर्यावरणीय आध्यात्मिक क्यूई हल्के भूरे बादल में बेतहाशा बरसती रही, उसकी आवाजें विशाल गड़गड़ाहट जैसी लगने लगी, जिससे आसपास के सभी निम्न श्रेणी के कृषकों के दिल हिल गए। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 573 येन डेविल निष्पादन बनाम 6 शीर्ष डेविल्स। भूरे बादल की स्पष्ट गतिविधियों के बिल्कुल विपरीत, हानली ने पूरी शांति से अपना दाहिना हाथ फैलाया हुआ था और उस पर काली क्यूई की एक हल्की परत जम गई थी। काली क्यूई स्पंदित हुई और धीरे धीरे सघन हो गई, और जब ये स्याही जितनी सघन हो गई, तो हानली के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति आ गई।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसका पूरा दाहिना हाथ तेजी से सूजने लगा और एक ही पल में 3 गुना अधिक सघन हो गया। यहाँ तक कि चमकदार रक्त प्रकाश की एक परत भी थी जो चारों ओर से घिरी हुई काली क्यूई के नीचे से चमक रही थी। उस समय हान ली ने वेन तियानरेन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। भूरे बादल ने अधिक आवृत्ति पर बड़ी गड़गड़ाहट छोड़नी शुरू कर दी थी और पहले से ही 100 मीटर के क्षेत्र तक फैल गया था। हान ली की आंखों में शत्रुता झलकते हुए वह अचानक चिल्लाया, नष्ट करो। उसकी मोटी भुजा अचानक सिकुड़ गई और उसकी हथेली से काली और लाल रोशनी की किरण छूट गई। जब किरण को छोड़ा गया तो उसकी लंबाई 10 मीटर थी और वो पलक झपकते ही बादल के सामने पहुंच गई और अपने पीछे प्रकाश की एक लंबी श्रृंखला छोड़ गई। ये जानते हुए कि इसे कम करके नहीं आंका जा सकता, वेन तियानरेन ने अपनी प्राचीन तांबे की ढाल को विशाल तलवारों के टकराव से अलग कर लिया और चमक की चमक के साथ बादल के सामने आ गया। किरण जरा भी अवरुद्ध नहीं हुई और तांबे की ढाल से होकर गुजर गई जैसे कि वहां कुछ भी नहीं था। किरण को अवरुद्ध करने के उसके निरर्थक प्रयास ने थोड़ी सी भी आवाज के बिना ढाल को धूल में बदल दिया था। जैसे ही किरण बादल से होकर गुजरी, एक धीमी कराह सुनाई दी। एक ही पल में उसके भीतर एक काली दरार उभर आई और बादल साफ साफ 2 हिस्सों में बंटकर घुलने लगा। बादलों को अलग करने के बाद प्रकाश का विस्तार तारों के प्रकाश के टुकड़ों में बिखरने से पहले 10 मीटर आगे तक चला गया। उसी क्षण बादलों में से एक से वेन तियानरेन गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बांह काटने की? मैं भुगतान के रूप में आपका जीवन लूंगा। उस उग्र गर्जना के तुरंत बाद दूसरा बादल गायब हो गया और उसका एक कटा हुआ हाथ हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। बांह पर बचे कपड़े से ऐसा लग रहा था कि यह वेन तियानरेन की बाईं बांह है। जब हान ली ने ये देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसे तुरंत याद आ गया एक प्रसिद्ध डेविल दाव तकनीक का नाम कैटाक्लिस्मिक ड्राफ्ट। इस तकनीक में एक ऐसे अंग का उपयोग किया गया था जिसे किसी हमले को उनके शरीर तक पहुंचने से रोकने के विकल्प के रूप में पहले से परिष्कृत किया गया था। केवल एक ही विचार से कोई भी व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाली किसी भी गंभीर क्षति की जगह अपना अंग ले सकता है। यह अभिशाप प्रकार की विधर्मी तकनीकों से निपटने में विशेष रूप से प्रभावी था। हालांकि ये कहा गया था कि इस पौराणिक शैतानी दाव गुप्त तकनीक को केवल नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। वेन तियानरेन के लिए इस तकनीक का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होना हान ली की कल्पना से परे था। जहां तक उस डरावने हमले की बात है जो हान ली ने अभी अभी इस्तेमाल किया था, ये गहन यिन शास्त्रों की एक गुप्त तकनीक थी जिसे यिन डेविल एग्जीक्यूशन कहा जाता था। ये ब्लड स्पिरिट ड्रिल की तरह ही संचालित होता था। उन दोनों ने किसी के मूल सार के एक हिस्से को परिष्कृत किया, जिसे मोड़कर एक विशाल अजेय शक्ति समाहित कर ली गई, जो एक ही उपयोग के बाद समाप्त हो गई। किसी व्यक्ति की खेती से प्रभावित होता है कि आधार सार को कितनी बार मोड़ा जा सकता है, जो इसकी ताकत को दर्शाता है, साथ ही इसे संघनित होने में कितना समय लगेगा। किंवदंती के अनुसार जब इसे सबसे गहरी परतों में संघनित किया जाता था, तो यह अंतरिक्ष को भी फाड़ सकता था और अपने रास्ते में केवल शून्य छोड़ सकता था। निस्संदेह वास्तव में उस स्तर की हड़ताल की तैयारी में इतना समय और प्रयास कौन लगा सकता है। हान ली खुद ही हमले को कुछ हद तक सीमित करने में सक्षम थे और यह काफी प्रयास के बाद हुआ था। अपने पिछले 2 हमलों को अप्रभावी होते देखकर हान ली ने अनुमान लगाया था कि बादल में किसी की स्थिति को बदलने का चमत्कारी प्रभाव होता है। परिणामस्वरूप उसने निर्धारित किया कि उसे यिन डेविल एग्जीक्यूशन का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि यह हमला अंतरिक्ष को भेदने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसने वेन तियानरेन की बचाव तकनीक को बड़ी प्रभावकारिता के साथ तोड़ दिया था। हालांकि वेन तियानरेन प्रलयनकारी ग्राफ्ट के माध्यम से विपत्ति से बच गए होंगे, लेकिन उनकी ओरिजिन क्यूई को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा और उसके कटे हुए हाथ की खूनी गंध से वह बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हान ली ने अंदर से उपहास किया, उसने एक सरसराहट सुनी और बादल ने उसे घेरने से पहले उसकी बांह की ओर सुनहरी रोशनी का विस्तार छोड़ना शुरू कर दिया।
हान ली चौंक गया और उसने अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। जैसे ही उसने सोचा कि वेन तियानरेन क्या कर रहा है, भूरे बादल से एक ठंडी और अप्राकृतिक सीटी गर्जना हुई। फिर वेन तियानरेन के शरीर को प्रकट करने के लिए बादल बह गया। जैसे ही हानली ने उससे घूरा, उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति दिखाई दी। वेन तियानरेन ने स्पष्ट नाराजगी के साथ पीछे मुड़कर देखा। उसके बगल में 6 विशाल दुष्ट प्रेत थे, जिनके प्रत्येक सिर पर सींग थे, उनके मुंह से दांत निकल रहे थे और उनके शरीर पर तराजू थे। उनके शरीर के चारों ओर लिपटी शैतानी क्यूई के शामिल होने से ऐसा प्रतीत हुआ मानो शैतानों को वास्तव में इस दुनिया में लाया गया हो। हान ली ने उदास होकर बुदबुदाया, 6 शीर्षों के शैतान। वेन तियानरेन ने हान ली को मारने के इरादे से घूरने से पहले ठंडे स्वर में अपनी कटी हुई भुजा को देखा और कहा, अब तुम्हें आर्कसेंट 6 पाथर्स की भयावहता का पता चल जाएगा। हालांकि ये केवल उसकी समानता के प्रेत हैं, ये आप जैसे कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। जब से वेन तियानरेन ने अपनी वर्तमान गहन साधना प्राप्त की है, तब से उसे इतनी भारी चोट नहीं लगी थी। हान ली के उल्लेखनीय शक्तिशाली जादुई खजाने के साथ उसे मारने की और भी अधिक इच्छा महसूस हुई। वेन तियानरेन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके पीछे एक पतला, दोहरे सींग वाला प्रेत था, जिसने हल्की लाल धुंध का एक टुकड़ा उगल दिया। धुंध तेजी से आर्म स्टंप के चारों ओर लिपट गई। एक क्षण बाद धुंध बिखर गई और पूरी तरह से बहाल बांह दिखाई देने लगी। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई और अपना हाथ 2 बार हिलाया, जैसे कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया हो। जब हान ली ने ये देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। जब वेन तियानरेन ने हान ली को देखा तो उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव उभर आया। फिर उसने अपने हाथ एक साथ ताली बजाए और उनके पीछे के प्रेत थोड़े लंबे हो गए। फिर उनके शरीर धुंधले होने लगे, जैसे कि वे कोई कार्रवाई करने वाले हों। हान ली ने तुरंत अपना हाथ उठाकर और वेन तियानरेन के सिर की ओर इशारा करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2 विशाल नीला तलवारें अचानक चमक के साथ फट गईं और वेन तियानरेन पर कट गईं। इस अध्याय का मूल स्वरूप ऑडियो बुक्स 108 पर पाया जा सकता है। हालांकि वेन तियानरेन केवल हान ली को उदासीनता से घूरता रहा और उसकी तलवारों को नजरअंदाज कर दिया। उसके पीछे के प्रेतों में से सबसे लंबा और सबसे खतरनाक प्रेत उड़ गया और विशाल को पकड़ लिया। एक झटके में तलवारें, प्रत्येक हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई। हान ली की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने जादू की मुद्रा में अपने हाथ पकड़ लिए। बड़ी बड़ी तलवारें जैसे ही प्रेत के हाथों में पकड़ी गईं, नीली रोशनी से चमकने लगी और उन्होंने जितना हो सके उतना भयंकर संघर्ष किया। तभी प्रेत की आंखें लाल रोशनी से चमक उठी और उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने अपने मुंह से उड़ती हुई तलवारों पर हिंसक रूप से धूसर शैतानी आग उगल दी और उन्हें भूनना शुरू कर दिया। हा, ताकतवर शैतान ने आपके जादुई खजाने पर कब्जा कर लिया है। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि वे बच निकलने में सक्षम होंगे? उड़ती हुई तलवारों को भूनते देख वेन तियानरेन हंसी से चिल्लाने लगे। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हान ली की ओर इशारा किया, जिससे उसके अन्य 5 प्रेत धुंधले हो गए और गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वे हान ली की बाधा के ठीक बाहर दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वेन तियानरेन को विश्वास था कि उसकी जीत लगभग निश्चित थी और वह प्रेत हान ली को नष्ट करने के लिए तैयार था। शक्ति के सर्वोच्च शैतान के अवतार द्वारा प्रदर्शित शक्ति से उन्हें विश्वास था कि यदि 6 प्रेत हाथ मिलाते हैं तो शुरुआती नवजात आत्मा साधकों को भी उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। 6 एपेक्स डेविल्स आर्ट वास्तव में स्कैटर्ड स्टार सीज में शीर्ष रैंक वाले डेविलिश आर्ट के रूप में जाने के योग्य था। उस समय नए घटनाक्रम को देखने के बाद हान ली की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। फिर उसने अपने हाथ उठाए और सुनहरी बिजली के घने बोल्ट चमक उठे, जो उसके निकटतम प्रेत पर प्रहार कर रहे थे। वेन तियानरेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गड़गड़ाहट के 2 झटकों के बाद प्रेत धुंधले हो गए और धूसर रोशनी के झोंके में लुप्त होने से पहले उनमें कड़वी पीड़ा की अभिव्यक्ति दिखाई देने लगी। वेन तियानरेन हैरान रह गए और अविश्वास में रहे, जैसे कि उन्होंने जो कुछ देखा वह आंखों का धोखा था। हान ली के हाथों पर फिर से बिजली गिरी, जिससे 2 अन्य प्रेत तुरंत ही नष्ट हो गए।
उसी क्षण वेन तियानरेन को अंततः अपना दिमाग वापस आ गया था। पछतावे से भरा हुआ वह जोर से चिल्लाया और चांदी की रोशनी की एक गेंद उगल दी, साथ ही अपने आखिरी प्रेत को भागने का आदेश दिया। हालांकि ये शीर्ष शैतान प्रेत पास के आध्यात्मिक क्यूई से बनाए गए थे, उनके अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा भी उनमें शामिल था। जब उनमें से प्रत्येक की मृत्यु हो गई, तो उसकी खेती का एक हिस्सा भी कम हो गया। हालांकि वह बाद में इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन युद्ध में रहते हुए ये नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन इससे पहले कि चांदी की रोशनी की गेंद हानली तक पहुंचती, उसने अपने ऊपर गड़गड़ाहट की एक और आवाज सुनी। वेन तियानरेन का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उसने झट से अपना सिर उठाया और देखा कि ताकत का सर्वोच्च शैतान राख में बदल गया था। दो विशाल तलवारें सुनहरी बिजली की चापों से ढकी हुई थी और सीधे उसकी ओर कट रही थी। वेन तियानरेन अनजाने में लाल बत्ती की चमक में उछल पड़ा और तलवारों के प्रहार से पहले ही गायब हो गया। अगले क्षण में वेन तियानरेन 100 मीटर दूर राख के रंग के साथ दिखाई दिए और हानली को घूरते रहे। उसके दोनों पैर अब लाल रंग की ज्वाला से धधक रहे थे। आग की लपटों के भीतर से नीली रोशनी की झलक देखी जा सकती थी। हानली वर्तमान में वेन तियानरेन का पीछा जारी रखने के लिए अपनी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। उस समय वेन तियानरेन की चांदी की रोशनी की गेंद उसके सामने आ गई थी और एक विशाल चांदी की घंटी में बदल गई और अप्रत्याशित रूप से उससे टकरा गई। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 574। 8 द्वारों के सुनहरे दर्पण विशाल घंटी को देखते हुए हानली ने अपने सामने प्राचीन फूलों की टोकरी की ओर इशारा किया और घंटी के शीर्ष पर जाने से पहले उसे सफेद क्यूई में बदल दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसी क्षण पूरी घंटी में एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन घंटी का मुंह हानली की ओर होने के कारण उसे लगा कि ध्वनि से उसका दिमाग हिल गया और वह लगभग गिर पड़ा। यह उस प्रकार का हमला था जो उसके लिए सबसे अधिक कष्टप्रद था, ध्वनि आधारित हमला। हानली ने मन ही मन शाप दिया, लेकिन उसने लापरवाही से प्रतिक्रिया करने की हिम्मत नहीं की। सफेद रोशनी की चमक के साथ फूलों की टोकरी के रूप में अपने मूल स्वरूप में लौट आई। जल्द ही उसने घूमना शुरू कर दिया और एक सफेद चमक बिखेरी जिसने चांदी की घंटी को ढक लिया, उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। बेशक चांदी की घंटी स्वाभाविक रूप से केवल आज्ञाकारी रूप से प्रस्तुत नहीं होने वाली थी। ये चकाचौंध कर देने वाली चांदी की रोशनी से चमकता था और लगातार बजता रहता था, लेकिन क्योंकि यह सफेद क्यूई की परतों से घिरा हुआ था, इसलिए हमले सुस्त हो गए थे। जबकि हानली अभी भी हमलों से असहज महसूस हुआ, वह खड़ा रहने में सक्षम था। उस पल में हानली ने अपने ऊपर के 2 प्राचीन खजानों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी नजर उसके सामने वाले आदमी की ओर कर दी। दिव्य शैतानी बिजली। आपके पास गोल्डन लाइटनिंग बांस से बना एक जादुई खजाना है। दुष्ट और शैतानी कलाओं को वश में करने में माहिर पौराणिक दिव्य डेविलबेन लाइटनिंग के अलावा वेन तियानरेन को ऐसी स्वर्ग विरोधी शक्ति वाली किसी अन्य बिजली के बारे में नहीं पता था जो उसके शीर्ष शैतान अवतारों को एक पल में खत्म करने में सक्षम हो। गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू की उपस्थिति ने अतीत में आखिरी बार प्रकट होने पर रक्त स्नान का कारण बना दिया था, लेकिन अब यह उसके सामने प्रकट हुआ था, किसी जादुई खजाने में परिष्कृत होकर। इस एहसास ने वेन तियानरेन को अंदर तक झकझोर दिया। वेन तियानरेन को बिजली का नाम पुकारते हुए सुनने के बाद हानली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन हानली ने अपने चेहरे की भावनाओं को पोंछने से पहले व्यंग्य किया। उसने केवल अपने ऊपर फूलों की टोकरी को नियंत्रित किया और कुछ और करने से पहले चांदी की घंटी को नियंत्रित करने का इरादा किया। हानली की प्रतिक्रिया देखने के बाद वेन तियानरेन को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वह डेविल दाओ के नंबर 1 व्यक्ति का शिष्य था या नहीं, यह महसूस करने के बाद कि उसे अब दिव्य डेविलबेन लाइटनिंग की भयावहता के साथ साथ एक असाधारण कृषक का सामना करना पड़ा, वह घबराहट से भर गया।
अपने शीर्ष शैतानों को दैवीय डेविलबेन बिजली द्वारा बिना किसी मामूली प्रतिरोध के मारे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शैतानी तकनीकों के खिलाफ बिजली की प्रभावशीलता की किंवदंतियां पूरी तरह से सच थी। जब तक हानली के पास ये प्रकाश व्यवस्था है, वह अपनी अधिकांश डेविल डाउ तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ रहेगा। वेन त्यानरेन ने एक गहरी सांस ली और हानली की अभिव्यक्तिहीन आकृति पर नजर डाली। वेन त्यानरेन का चेहरा अविश्वसनीय रूप से उदास हो गया और उसका दिल बेचैन हो गया, इस धुंधले एहसास से कि हानली अनिवार्य रूप से एक दास बन जाएगा। न केवल उनके जादुई खजाने और खेती उनके बराबर थी, बल्कि दिव्य डेविलबेन लाइटनिंग उनकी अधिकांश तकनीकों को नियंत्रित कर सकती थी। यह असहनीय था। वेन त्यानरेन ने हान ली की ओर देखा और अपना संकल्प सख्त कर लिया। चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, आप इस द्वीप को जीवित नहीं छोड़ेंगे। केवल मेरे हाथों में गोल्डन लाइटनिंग बांस का खजाना होने से ही मैं अंततः सहज महसूस करूंगा। उस समय दूरी पर खड़ी खूबसूरत युवा महिला युद्ध में होने वाले आदान प्रदान की श्रृंखला से स्तब्ध रह गई थी। जब युवती ने हान ली को सोना निगलने वाले भरिंगों को नियंत्रित करते हुए देखा था तो उसे पहले ही उसकी असली पहचान का अंदाजा हो गया था। उसे बहुत झटका लगा था। उसके लिए यह विश्वास करना वाकई मुश्किल था कि केवल कुछ दसियों वर्षों में हान ली की खेती प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन से लेट कोर फॉर्मेशन तक पहुंच गई थी। लेकिन जब उसे याद आया कि पौराणिक हेवनवॉइड कॉल्ड्रॉन हान ली के कब्जे में था, तो वह कुछ हद तक शांत हो गई। इस बिंदु से पहले युवती को पूरा भरोसा नहीं था कि हानली लड़ाई जीत जाएगा। उसका मानना था कि वह पराजित होने से पहले अधिक से अधिक कुछ समय तक ही टिक पाएगा, और उसे उम्मीद नहीं थी कि हानली बढ़त हासिल कर लेगा। विशेष रूप से हानली की फीकी सुनहरी बिजली ने महिला को शब्दों से वंचित कर दिया था। जब उसने देखा कि यह वेन त्यानरेन के प्रेत को नष्ट कर रहा है, तो उसका दिल हिल गया। दिव्य शैतानी बिजली। वेन त्यानरेन से पहले उसने सोने की बिजली को पहचान लिया था। वह वही थी जिसने मूल रूप से हानली को 1000 साल पुराने हेवन लाइटनिंग बैम्बू का डंठल दिया था। लेकिन अब ये पहले से ही 10,000 साल पुराना गोल्डन लाइटनिंग बांस बन चुका था। महिला केवल अनुमान लगा सकती थी कि हानली ने अपनी यात्रा के दौरान किसी तरह अन्य स्वर्गीय बिजली बांस हासिल कर लिया था। ये खूबसूरत युवती स्पष्ट रूप से फेरी वायलेट स्पिरिट थी, जिसने आखिरी बार हानली को हेवनवॉइड हॉल में देखा था। इस महिला की शक्ल बहुत बदल गई थी और वह अनिच्छा से वेन त्यानरेन के साथ यात्रा कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी वर्तमान परिस्थितियों के पीछे काफी कुछ कहानी है। फिलहाल फेरी वायलेट स्पिरिट अपने दांत पीस रही थी और दूर से दृश्य देख रही थी। उसे हल्का महसूस हो रहा था कि लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है। ये देखकर कि चांदी की घंटी हानली की फूलों की टोकरी में कैद होने वाली थी, वेन त्यानरेन की अभिव्यक्ति उत्तेजित हो गई और उसके माथे पर सुनहरी चमक अचानक तेज हो गई। जल्द ही यह विस्तारित हो गया और एक छोटे उत्तम सींग में संघनित हो गया। वह सुनहरी चमक से चमक रहा था और गहन तावीज पात्रों से आच्छादित था। इसमें न केवल शैतानी क्यूई की कमी थी, बल्कि यह वास्तव में अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई से भरा हुआ था। इस सीन को देखने के बाद हान ली की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत दूरी पर अपनी 2 नीला तलवारों की ओर इशारा किया और उनकी तलवार कला को भंग कर दिया। विशाल नीला तलवारें गड़गड़ाने लगी और एक तलवार 24 तलवारों में विभाजित हो गई और दूसरी तलवार प्रकाश में विलीन हो गई। इसके बाद हानली ने स्वॉर्ड शैडो फैंटम तकनीक का इस्तेमाल किया और जब वे हानली के पास वापस लौटे तो उनसे प्रकाश की 3 समान प्रतियां बनाई। फिर वे हानली के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए लगातार उसके चारों ओर घूमते रहे। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां इस अध्याय को शुरुआत में ऑडियो बुक्स 108 पर प्रदर्शित किया गया था। वेन त्यानरेन ने हानली की हरकतों पर आंखें मूंद ली और शांति से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पर इस हद तक दबाव डालेंगे। मैं मूल रूप से मानता था कि उन पुराने नवजात आत्मा राक्षसों के अलावा कोई भी दुश्मन नहीं होगा जो मेरे बराबर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अहंकारी और संकीर्ण सोच वाला था। यह अच्छा है कि मेरा यहाँ आपसे सामना हुआ।
वास्तव में इसे सौभाग्यशाली भी माना जा सकता है। अन्यथा नेसेंट सोल स्टेज में प्रवेश करने के बाद तुम्हें मारना मेरे लिए और भी कठिन हो जाता। उसके माथे पर सुनहरा सीन दिखाई देने के साथ वह पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था और उसकी पिछली घबराहट के सभी लक्षण बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। अपने चेहरे पर कोई भावना दिखाए बिना हान ली ने वेन तियानरिन के पास अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रवाहित किया और पाया कि अजीब सीन के अलावा उसके शरीर में कोई अन्य स्पष्ट परिवर्तन नहीं थे। हान ली की भौहें सिकुड़ गईं और उसके दिल में संदेह की एक किरण उभर आई, जिससे वह और भी अधिक सतर्क हो गया। हालांकि उसने अनजाने में महसूस किया कि वेन तियानरिन के पिछले शब्द केवल एक झांसा थे और गोल्डन हॉर्न केवल किसी प्रकार की चाल थी। लेकिन इससे पहले कि हान ली अपने संदेह को दूर कर पाता, वेन तियानरिन ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी आस्तीन से सुनहरी लपटों की 8 गेंदों को क्रमिक रूप से बाहर निकाल दिया। ये दीप्तिमान सुनहरी लपटें मुट्ठी के आकार की थीं और तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगी। ये देखने पर कि वेन तियानरिन ने किसी प्रकार की वस्तु जारी की थी, हान ली ने उदास होने और परेशान होने से पहले एक गहरी सांस ली। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि हालांकि उसके पास कई जादुई खजाने थे जिनकी बराबरी कुछ ही कर सकते थे, वेन तियानरिन उन कुछ अपवादों में से एक होने की संभावना थी। आखिरकार वह स्टारफॉल गठबंधन का एक युवा मास्टर और डेविल दाओ के शीर्ष व्यक्ति का शिष्य था। उसके लिए असाधारण जादुई खजाने हासिल करना काफी आसान साबित होना चाहिए था। चूंकि वह अपने जादुई खजाने पर भरोसा करके युद्ध जारी नहीं रख सकता था, इसलिए उसे एक और विधि की आवश्यकता थी जो या तो उसके प्रतिद्वंद्वी को फंसा सके या मार सके। हान ली से अनजान वेन तियानरिन उस समय इसी तरह सोच रहे थे। जैसे ही उसने हान ली की कई शक्तिशाली तकनीकों का सामना किया, उसे घबराहट महसूस हुई। परिणामस्वरूप उसने किसी भी जादुई खजाने का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने अंतिम उपाय सुनहरी लौकी 8 गेंदों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उस क्षण आग की लपटें गायब हो गईं और प्राचीन हथेली के आकार के अष्टकोणीय दर्पण दिखाई देने लगे जो शुद्ध सोने से बने प्रतीत होते थे। उनकी सतहें पानी की तरह चिकनी दिखाई दे रही थी और सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उनकी पीठ पूरी तरह झुर्रीदार और असमान थी, जो काफी भद्दी लग रही थी। जब हान ली ने ये देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब भाव प्रकट हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने इन प्राचीन दर्पणों के बारे में पहले भी सुना हो, लेकिन वह कोई नाम नहीं बता सका। वेन तियानरिन के पीछे की महिला अचानक सदमे में चिल्लाई, 8 द्वारों के सुनहरे दर्पण। हान ली चौंक गया और उसने खूबसूरत महिला की ओर देखा। वह घबराकर सुनहरे दर्पणों को देख रही थी और उसने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया था। 8 द्वारों के सोने के दर्पण। कुछ देर सोचने के बाद हान ली को ऐसा लगा जैसे वह नाम काफी परिचित हो, लेकिन जब उसे अचानक दर्पणों की उत्पत्ति के बारे में याद आया तो उसे लगा कि उसका दिल बैठ गया है और अचानक उसकी सांसें थमने लगी। वेन तियानरिन ने हान ली की ओर वापस देखने से पहले फेरी वायलेट स्पिरिट पर गहरी नजर डाली और धीरे से कहा, चूंकि मेरे साथी ने पहले ही इन दर्पणों का नाम चिल्लाया है, तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि वे कितने शातिर हैं। अब आप बिना पछतावे के मर सकते हैं। उसके माथे पर सुनहरा सीन सुनहरी चमक के साथ टिमटिमाने लगा और एक पतली सुनहरी रोशनी अचानक उससे निकली, जो पास के दर्पणों में से एक की ओर चली। फिर प्रकाश की किरण उससे परावर्तित होती रही। अन्य दर्पण हर बार थोड़े मोटे होते जाते हैं। जब तक ये सभी 8 दर्पणों से टकराया, तब तक यह एक छोटी बोतल जितनी मोटी हो गई थी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 575। दिव्य सुनहरी लपटें। जब हान ली ने प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ प्रकाश किरण का आकार बढ़ता हुआ देखा, तो उसने वेन तियानरिन की प्रत्येक गतिविधि को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके हाथ ने लाल पीले जैड राजदंड को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ से एक चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिसके बाद 2 चांदी के पंख दिखाई दिए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। 8 द्वारों के सुनहरे दर्पण। उसके पास इतना स्वर्ग विरोधी खजाना कैसे हो सकता है? हान ली मदद नहीं कर सका, लेकिन बुरी तरह मुस्कुराया।
जब उसने खजाने की उत्पत्ति को याद किया तो उसका पहला विचार ये था कि चाहे कुछ भी हो, वह इस जादुई खजाने के प्रहार का सामना नहीं कर सकता। पौराणिक कथाओं में इसकी शक्ति के वर्णन से वह इतना मूर्खतापूर्ण प्रयास करने के बारे में सोचने के लिए भी विक्षिप्त हो जाएगा। 8 द्वारों के सुनहरे दर्पण एक चरम श्रेणी का जादुई खजाना था जिसने स्टार पैलेस मास्टर्स की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया था। यह एक बार विशाल और गहन क्षमताओं वाले एक किसान का कब्जा था जिसने एक बार कई सौ वर्षों तक बिखरे हुए स्टार समुद्र को हिलाकर रख दिया था। यह अकेला कृषक बिना किसी नुकसान के स्टार पैलेस की संपूर्ण सेना का सामना करने में सक्षम था। उस समय ये कृषक वास्तव में स्कैटर्ड स्टार सीज में शीर्ष व्यक्ति था। बेशक वैग्रांट ऑफ द हेवनली मिरर्स की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनकी गहन खेती थी जिसने बिखरे हुए स्टार सीज में बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। उनका जादुई खजाना 8 द्वारों के सुनहरे दर्पण उनके अस्तित्व के समय भी व्यापक रूप से शीर्ष क्रम के आक्रामक जादुई खजाने के रूप में जाना जाता था। ऐसे अनगिनत साधक थे जो इस जादुई खजाने की भयावहता पर जोर देते हुए कम से कम 6 नेसेंट सोल कृषकों सहित दर्पणों के सामने गिरे थे। निस्संदेह वेन त्यानरेन के दर्पण सुनहरे दर्पणों की प्रतिकृतियां मात्र थे। वेन त्यानरेन की वर्तमान खेती में उसके लिए इतने शक्तिशाली जादुई खजाने को नियंत्रित करना असंभव होगा। अगर उसने उस पौराणिक जादुई खजाने को अपने शरीर में लेने का प्रयास किया तो वेन त्यारेन को खुद डर था कि उसका शरीर उसकी जबरदस्त शक्ति से फट जाएगा। इसी तरह अगर हान ली को सच में विश्वास होता कि यह मूल वस्तु है तो वह तुरंत वापस लड़ने के मामूली इरादे के बिना वहां से खिसक गया होता। ऐसा न होने पर भी हान ली का इसके किसी भी हमले को प्राप्त करने का जरा भी इरादा नहीं था। आखिरकार मूल की प्रतिष्ठा बहुत भयावह थी। जरूरत पड़ने पर उसके हमलों से बचने के लिए उसने थंडरस्टॉर्म विंग्स भी तैयार कर लिया था। हान ली को थंडरस्टॉर्म विंग्स की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह अपने दिल के भीतर घबराहट के बावजूद घबराहट से बचने में सक्षम था। उस क्षण सुनहरी रोशनी पहले ही अंतिम दर्पण से परावर्तित हो चुकी थी और प्रकाश के एक सिर के आकार के सुनहरे गोले में विकसित हो गई थी। ये वेन त्यानरेन के सामने तैर रहा था और लगातार स्पंदित हो रहा था जैसे कि यह फटने वाला हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वेन त्यानरेन ने प्रकाश की ओर इशारा किया जो तुरंत उसकी हथेली में उड़ गया। वेन त्यानरेन ने प्रकाश की कक्षा को पकड़ लिया और हान ली की ओर देखने लगा। जब उसने हान ली की पीठ पर पंख देखे तो उसकी आंखों में एक अजीब भाव उभर आया, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गया। उस पल में फेरी वायलेट स्पिरिट ने वेन त्यानरेन के सुनहरे सींग पर नजर डाली और फिर हान ली की पीठ पर लगे पंखों की ओर अपनी नजर डाली। उसने महसूस किया कि उसका मुंह सूख गया है क्योंकि उसके चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। आने वाली लड़ाई उसके क्षितिज को बहुत व्यापक बनाने वाली थी और कुछ ऐसी थी जो आम किसानों की क्षमता से कहीं आगे तक पहुंच गई थी। दोनों पक्षों ने अब अपना अंतिम विकल्प चुन लिया था, जो स्पष्ट रूप से जीवन या मृत्यु की लड़ाई थी। यहाँ तक कि वातावरण की तीव्रता के कारण उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वह केवल चुपचाप देखती रह गई, इस उम्मीद में कि उसका पसंदीदा कृषक आगामी लड़ाई जीत जाएगा। वेन त्यानरेन ने पहली चाल चली। वह सुनहरे प्रकाश के गोले को अपनी छाती के पास लाया और उस पर अपना दूसरा हाथ मारा, जिससे प्रकाश का गोला ढह गया और अंगूठे के आकार के अनगिनत प्रकाश के गोले बाहर निकल गए। हान ली की अपेक्षा के विपरीत प्रकाश की गेंदें अष्टकोणीय दर्पणों में प्रवेश कर गईं। सुनहरी रोशनी की 8 घनी किरणें छोड़ने से पहले दर्पण तुरंत चमकने लगे और कांपने लगे। उसी क्षण में दर्पणों से प्रकाश की किरणें निकली। वे पहले से ही अगोचर गति से हान ली के सामने आ चुकी थी। देखते ही हान ली की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। प्रकाश की किरणों के संपर्क में आते ही उसकी तलवार की मृग तृष्णा की सबसे बाहरी परत तुरंत गायब हो गई थी। यहाँ तक कि असली बांस की बादलों की तलवारें भी नीले प्रकाश की चिंगारी से नष्ट हो गईं। वे प्रकाश किरणों के संपर्क में आने पर थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थे। संयुक्त 5 तत्व बैंड इंद्रधनुषी रोशनी के साथ चमके और टुकड़ों में ढहने से पहले एक विलाप और प्रकाश की एक बैंगनी फ्लैश जारी करने से पहले केवल एक पल के लिए किरणों को अवरुद्ध कर दिया।
हान ली सदमे से अभिभूत थे और उन्हें अपने नुकसान पर दुख महसूस हुआ। 5 एलिमेंट बैंड उच्च ग्रेड के कल्टीवेटरों के खिलाफ ज्यादा उपयोगी नहीं थे, लेकिन समान ग्रेड के कल्टीवेटरों को संभालने में वे हमेशा सफल रहे थे। उनका नुकसान वास्तव में दुखद था। अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण सुनहरी रोशनी के बैंड को तोड़ने के बाद वे जेड राजदंड द्वारा उत्पादित लाल पीली रोशनी की अंतिम बाधा पर हमला करने वाले थे। जैसे ही हान ली की पीठ से गड़गड़ाहट हुई, उसने एक आह भरी। एक हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ वह दृष्टि से ओझल हो गया और प्रकाश की 8 धारियां अपने लक्ष्य से चूक गईं। थोड़ी देर बाद हान ली 100 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। गड़गड़ाहट की एक और गर्जना के साथ वह फिर से गायब हो गया। ये देखकर वेन तियानरेन चौंक गए, लेकिन कुछ दिमाग में आने के बाद उनकी अभिव्यक्ति जल्द ही बदल गई। जैसे ही वह उड़कर पास के स्थान पर पहुंचा, उसके पैर लाल रंग की लौ से जल रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हान ली अपने हाथ से टिमटिमाती हुई नीली तलवार के साथ वेन तियानरेन के मूल स्थान पर दिखाई दिया। हान ली ने सदमे का खुलासा किया, लेकिन वह जल्द ही एक बार फिर चांदी की रोशनी की चमक में गायब हो गया, जिससे उसके पीछे गड़गड़ाहट हुई। इस बार वेन तियानरेन नहीं हिले। इसके बजाय उसने अपने सींग से सुनहरी रोशनी की एक और किरण निकाली और उसके दर्पण ऊपर की ओर उड़ गए और नीचे की ओर निर्देशित हो गए। एक बार जब सुनहरी रोशनी दर्पणों में प्रवेश कर गई, तो वे गुनगुनाने लगे और प्रकाश की अनगिनत किरणों में बदल गए, जिससे उसके चारों ओर की हवा भर गई। उस समय हान ली वेन तियानरेन के लगभग 30 मीटर पीछे फिर से प्रकट हुआ और प्रकाश की किरणें तुरंत हान ली पर एकत्रित हो गईं, जिससे वह बुरी तरह फंस गया। हान ली की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन सुनहरी रोशनी के नीचे वो हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। फिर हान ली ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ लहराए और 2 उड़ती हुई तलवारें अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की ओर उछाल दी और उन्हें इसे हिंसक तरीके से काटने का आदेश दिया। सुनहरी रोशनी पूरी तरह से अप्रभावित रही और उस पर बंद होने लगी। हान ली का दिल डूब गया और उसने जल्दी से अपना मुंह खोला, जिससे सुनहरी बिजली की घनी चमक निकली। सुनहरी रोशनी एक पल के लिए हल्की सी टिमटिमाती रही, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उस क्षण सुनहरी रोशनी उसके लाल पीले प्रकाश अवरोध के साथ गुंथ गई थी। बैरियर ऐसे हिलने लगा मानो सुनहरी रोशनी उसे भेदने ही वाली हो। हान ली का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने अचानक अपना जेड राजदंड लहराया और पागलों की तरह उसमें आध्यात्मिक शक्ति डाल दी। पीली लाल रोशनी की बाधा प्रकाश से झिलमिला उठी और उसका रंग जल्द ही शानदार चांदी में बदल गया, जो अपनी पूरी ताकत से सुनहरी रोशनी को दूर कर रहा था। जब वेन तियानरेन ने ये देखा, तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन जल्द ही उनकी आंखों में शत्रुता का एक निशान दिखाई देने लगा। उसने अपने हाथों से जादू का इशारा किया और उसके छोटे दर्पण अचानक हान ली के सिर के शीर्ष पर लगे। सुनहरी रोशनी हान ली के ऊपर एकत्रित हो गई और सुनहरी लपटों के गोले में बदलने लगी। वेन तियानरेन पूरी तरह से गंभीर हो गए। उसके हाथों से लगातार विभिन्न जटिल मंत्रोच्चार होते रहे और वह एक मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने जल्द ही अपना मुंह खोला और शुद्ध रक्त सार की कई गेंदें उगल दी। खून के प्रत्येक कौर ने उसे थोड़ा और पीला कर दिया। जब रक्त सार की प्रत्येक गेंद सुनहरी लपटों में समा गई, तो उसका रंग घातक रूप से पीला पड़ गया और उसके चेहरे से खून अब दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि 8 सुनहरी लपटें तुरंत अपार प्रकाश के साथ भड़क उठी, जिससे उनका दबाव कई गुना बढ़ गया। वेन तियानरेन ने हान ली की ओर ठंडी नजर से देखा और डरते हुए कहा, आप दिव्य स्वर्णिम लपटों से मरने के योग्य हैं। आपकी साधना के साथ आपके लिए अधिकतम 1 घंटे तक टिकना काफी उल्लेखनीय होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 8 सुनहरी लपटों की ओर इशारा किया जो हान ली के ऊपर थी, और उन्हें ऊपर से नीचे गिरा दिया उसे। हान ली तुरंत सुनहरी लपटों में डूब गया। वेन तियानरेन की आकृति धुंधली हो गई और वह सुनहरी लपटों के ऊपर क्रॉस लेग ध्यान मुद्रा में दिखाई दी। बाद में उसने बेहद अजीब मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और अपने सींग से एक हल्का सोने का धागा आग की लपटों में छोड़ दिया। उसी क्षण जब हान ली आग की लपटों में घिरा हुआ था,
वेन तियानरेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उम्मीद से परे, हान ली शांत रहा और गंभीर भाव से अपने चारों ओर सुनहरी लपटों को देखता रहा। सुनहरी लपटें प्रकट होने के बाद, उन्होंने चांदी की रोशनी की बाधा को बनाए रखने के लिए अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को सामान्य गति से 6 गुना अधिक गति से प्रसारित करना शुरू कर दिया। अन्यथा, यह आग की लपटों के नीचे बिखर गया होता। ऐसा प्रतीत हुआ कि वेन तियारेन हान ली की आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने और उसे राख में बदलने के लिए सुनहरी लपटों का उपयोग करना चाहते थे। यदि उसे यह डर नहीं होता कि सुनहरी लपटें उसकी जान ले लेंगी, तो उसे यह निरीक्षण करने में एक पल भी लगता कि ज़ेड राजदन ढाल कितनी शक्तिशाली थी। दिव्य सुनहरी लपटें सचमुच असाधारण थी। हालांकि वे दिव्य बर्फ की लपटों जितनी शक्तिशाली नहीं थी, पवित्र असुर लपटों की तो बात ही छोड़ दें, फिर भी वे जेनिथ यिन की लाश की आग के समान स्तर पर थी। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने इस अध्याय के विमोचन के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। ऑडियो बुक्स 108। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 576। भूत धुंध प्रकट होता है। यदि यह एक सामान्य लेट कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर होता, तो वे 1/4 घंटे तक भी सुनहरी लपटों का सामना करने में सक्षम नहीं होते। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि हान ली कुछ भी नहीं बल्कि सामान्य था। उस क्षण उसने अपने चारों ओर सुनहरी आग की लपटों को घूरते हुए देखा और अपनी भंडारण थैली को थपथपाया और एक छोटी बोतल निकाली। हान ली ने छोटी बोतल पर नजर डाली और आह भरी। यह असंख्य वर्ष का स्पिरिट मिल्क था जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था, और यह पहले से ही दिखाई दे रहा था कि वह इसके बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ये काफी क्रूर मजाक था। अगर उसने युआन याओ से स्प्रिट दूध नहीं खरीदा होता, तो वह खुद को मृत अवस्था में पाता। लेकिन साथ ही, यदि यह स्पिरिट मिल्क नहीं होता, तो उसे आर्कसेन 6 पाथस के शिष्य वेन तियानरेन का सामना नहीं करना पड़ता और वह इस स्थिति में नहीं होता। हान ली को इस बात को लेकर बेहद उलझन महसूस हुई कि यह स्थिति कैसे विकसित हुई। वर्तमान स्थिति के अनुसार वह फिलहाल हार रहा था, लेकिन मैरियट ईयर स्पिरिट मिल्क की आधी बोतल के साथ वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। उस सुनहरी रोशनी की परवाह किए बिना जिसने उसे फंसा लिया था, या सुनहरी लपटें जो उसके चारों ओर झुलसा रही थी, वेन तियानरेन भारी कीमत चुकाए बिना दृढ़ रहने में असमर्थ था। यदि वेन तियानरेन धीरज की लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, तो हान ली की जीत सुनिश्चित थी। वेन तियानरेन की अपनी हरकतें उसे बर्बाद करने वाली थीं। उस विचार को मन में रखते हुए हान ली के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक व्यंग्य दिखाई दिया। इससे पहले कि वह लाइट बैरियर के अंदर बैठ गया, वेन तियानरेन के थकने के बाद अपने जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। परिणाम स्वरूप एक चकित कर देने वाला दृश्य उपस्थित हो गया। हवा जो हाल ही में गड़गड़ाहट और चमकदार रोशनी की चमक से भर गई थी, अचानक शांत और शांत हो गई थी। वेन तियानरेन और हान ली दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और चुपचाप अपनी मंत्रमुग्ध मुद्राएं बना रहे थे। हालांकि 10 मीटर ऊंची सुनहरी लपटें जलती रहीं। जब फेरी वायलट आत्मा ने ये देखा, तो उसकी चमकदार आंखें बदल गईं और उसने अंदर ही अंदर आह भरी। उसने जो देखा, उससे हान ली की हार तय थी, क्योंकि वह सुनहरी आग की लपटों में फंस गया था। हालांकि हान ली के चारों ओर वर्तमान में एक सिल्वर लाइट बैरियर था, उसका मानना था कि यह अधिक से अधिक केवल अस्थायी सुरक्षा प्रदान करेगा। वह जटिल भाव धारण करते हुए वहीं खड़ी रही, लेकिन उसका आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब तक उन दोनों के बीच लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसका कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। उस समय मेरे भाई बहन, ओल्ड मैन झाओ और अन्य निम्न श्रेणी के किसान द्वीप से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक साथ समूहबद्ध थे। हालांकि वे वेन तियानरेन के साथ हान ली की लड़ाई देखने के लिए बहुत दूर थे, फिर भी वे दूरी में प्रकाश की शानदार चमक देखने और बहरा कर देने वाले विस्फोटों को सुनने में सक्षम थे। बस इसी बात ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया था। उन्होंने गलती से मान लिया था कि ये द्वीप पर कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर और सफेद सिलहूट के बीच लड़ाई के कारण हुआ था। वैसे तो उन्होंने जाने की हिम्मत नहीं की थी,
लेकिन अब जब लड़ाई के सभी लक्षण गायब हो गए थे, तो वे सभी निराश हो गए थे। वे नहीं जानते थे कि कौन विजयी हुआ है या कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ है या नहीं। चूंकि उनमें अभी भी उतावलेपन से प्रस्थान करने का साहस नहीं था, वे केवल स्वयं को वहीं रुकने के लिए मजबूर कर सकते थे। द्वीप की दूसरी ओर सुंदर महिला किसान जो गाड़ी के साथ चल रही थी, वे भी आशंका के साथ एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थी। यह अध्याय सबसे पहले ऑडियो बुक्स 108 प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। हालांकि वे सभी वेन त्यानरेन की निजी नौकरानियां थीं, वे सच्ची रखेलों से अलग नहीं थीं और वेन त्यानरेन के साथ अनुकूल व्यवहार करती थीं। उस नोट पर, अगर वेन त्यानरेन को कुछ होता, तो उनके लौटने के बाद उनकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी होती। हालांकि, क्योंकि वेन त्यानरेन ने उन्हें द्वीप के पास पहुंचने पर गाड़ी में बने रहने का आदेश दिया था, इन उपपत्नियों ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया और टकराव जारी रहा। अंततः दिन रात में बदल गया और रात सुबह में बदल गई। लगभग पूरा दिन पूरी तरह सन्नाटे में बीत गया, जैसे कि कल की लड़ाई कभी हुई ही न हो। उस समय द्वीप के दोनों ओर कृषकों के दोनों समूह अधीर थे और संदेह से भरे हुए थे, क्योंकि अन्य कृषक पास में दिखाई देने लगे थे। पूरे दिन द्वीप के ऊपर स्वर्गीय शगुन होने के बाद ये बात फैल गई कि इस छोटे से द्वीप पर अनोखा खजाना दिखाई दिया था। स्वाभाविक रूप से कृषक आसपास दिखाई देने लगे। इनमें से अधिकांश कृषक फाउंडेशन स्थापना चरण में थे, लेकिन इसमें कुछ अति आत्मविश्वासी किवी संघनन कृषक भी शामिल थे। ये लोग हर दिशा से द्वीप पर पहुंचने लगे। जब वे निकट आए, तो उन्होंने गाड़ी के चारों ओर महिला कृषकों के साथ ओल्ड मैन झाओ के समूह को देखा। जो लोग ओल्ड मैन झाओ और मेई भाई बहनों से मिले, वे बेहतर स्थिति में थे। चूंकि ओल्ड मैन झाओ और मेई भाई बहन काफी अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, इसलिए कई कृषक ये जानने के लिए उनके पास आए कि क्या हुआ था। जब इन कृषकों ने सुना कि कोर फॉर्मेशन के कृषक पहले ही द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं, तो वे आशंकित होकर मन ही मन बुदबुदाने लगे और द्वीप पर भागने का कोई मूर्खतापूर्ण विचार न रखते हुए बूढ़े व्यक्ति की पार्टी के पास एकत्र हो गए। जहां तक द्वीप के दूसरी ओर के कृषकों की बात है, जिन्होंने गाड़ी के बगल में सुंदर महिला कृषकों से बात करना चुना, प्रभारी महिला कृषक ने बिना किसी आपत्ति के स्टारफॉल गठबंधन का एक बैनर निकाला और तुरंत उन्हें धमकी दी। इनमें से प्रत्येक किसान तुरंत पीले चेहरे के साथ पीछे मुड़ गया। चूंकि स्टारफॉल गठबंधन के किसान द्वीप पर जो कुछ भी हो रहा था उसमें भाग ले रहे थे, इसलिए आसपास रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अधिक समय बीत जाने के बाद दो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर अंततः आ गए। वे एक साथ यात्रा कर रहे थे और उनमें से एक ब्राइट एम्परा द्वीप का उपद्वीप स्वामी था। ये दोनों वेन त्यानरेन की नौकरानियों के साथ पहुंचे और स्वाभाविक रूप से चकित भावों के साथ उनसे पूछताछ की। क्योंकि दोनों कोर फॉर्मेशन कृषक थे, महिला कृषकों ने उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। प्रभारी महिला कृषक ने उत्तर देते समय लापरवाही से वेन त्यानरेन का नाम बताया। उसका नाम सुनकर कोर फॉर्मेशन के दो किसान चौंक गए। जबकि ब्राइट एम्परा आइलैंड को तटस्थ माना जाता था, उन्होंने डेविल डाओ या स्टारफॉल गठबंधन के शीर्ष व्यक्ति की दबंग शक्ति को भड़काने की हिम्मत नहीं की। यूं ही कुछ बहाना बुदबुदाने के बाद दोनों तुरंत वहीं से वापस उड़ गए जहां से वे आए थे। क्या मजाक! हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस द्वीप पर कोई खजाना मौजूद है या नहीं, क्योंकि आर्क्सेंट सिक्स पाथस का एक शिष्य आया था। स्वाभाविक रूप से उनके मन में खुद को शामिल करने का कोई विचार नहीं था। चूंकि युवा गुरु अभी तक द्वीप पर पहुंचने के बाद वापस नहीं लौटा था, अगर उसके साथ वास्तव में कुछ हुआ होता और वे इसमें शामिल हो जाते, तो वे बस अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते। हालांकि कृषकों का एक छोटा सा हिस्सा स्टारफॉल गठबंधन की प्रतिष्ठा से डर गया था। लगभग 40 कृषक अन्य दिशाओं से द्वीप के चारों ओर एकत्र हुए थे। जब वे आसपास किसी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का पता लगाने में सक्षम नहीं हुए, तो वे दौड़ पड़े। इन कृषकों ने अपने स्वयं के भयावह मंसूबों को आश्रय दिया और अपनी मर्जी से द्वीप छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मौजूदा अराजकता का फायदा अपने फायदे के लिए उठाने की योजना बनाई।
जैसे ही द्वीप के ऊपर काला बादल घूमता रहा, वह पहले ही छोटे द्वीप के पूरे हिस्से को कवर करने के लिए फैल चुका था, जिससे द्वीप पर प्रकाश चमकने से अवरुद्ध हो गया था। प्रकाश की एक गहरे हरे रंग की किरण अचानक द्वीप से इन बादलों की ओर बढ़ी। उस समय बादल एक क्षण के लिए भयंकर रूप से गरजे, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और शांत होने से पहले द्वीप से लगभग 400 मीटर ऊपर बने रहे। इन गहरे काले बादलों के उभरने से यह आभास हो गया था कि कोई तूफान आने वाला है। स्वर्गीय शगुन के परिवर्तनों ने आसपास के कृषकों के दिलों को झकझोर दिया। हालांकि कुछ अधिक तेज तर्रार लोगों को खुशी महसूस हुई, क्योंकि उनका मानना था कि प्रकाश की हरी किरण एक खजाने के उद्भव का संकेत है। ये कृषक अचानक लालच से अभिभूत हो गए और 10 के समूह में द्वीप की ओर उड़ान भरने से पहले एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनका मानना था कि इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर एक साथ मिल रहे हैं, यहाँ तक कि एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी उन्हें उजागर नहीं कर पाएगा। जहाँ तक कृषकों के उस हिस्से की बात है जो शामिल नहीं हुआ था, वे बेहद शांत थे और अलग निगाहों से दूसरे के कार्यों की जांच करते थे। चूंकि अन्य लोग भी आगे का रास्ता तलाशने के इच्छुक थे, इसलिए वे कार्रवाई करने से पहले आराम से बैठकर देखने में प्रसन्न थे। उसी समय विन त्यानरेन की नौकरानियां अब सक्षम नहीं थीं, बस इंतजार कर रहा था और गाड़ी को साथ लेकर द्वीप के पास पहुंचा। इन सभी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गहरे समुद्र में एक छोटे से द्वीप के पास एक पतली काली दरार दिखाई देने के बाद एक अजीब सी काली रोशनी चमकने लगी थी। इसके तुरंत बाद काली काली क्यूई के अनगिनत धागे धुंध में तब्दील होकर दरार से बाहर निकले। शुरुआत में ये काली काली धुंध केवल 10 मीटर चौड़ी थी, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार होना शुरू हो गया। कुछ ही देर में वह 500 मीटर के क्षेत्र में फैल चुका था और बढ़ता ही जा रहा था। कोहरे के भीतर से न केवल भूतिया चीखें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, बल्कि विचित्र काली बिजली की लगातार चमक भी रही थी। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि कैसे आसपास के समुद्री जीव काली धुंध में पतंगे की तरह आग की लपटों की ओर खींचे चले आ रहे थे। एक पल बाद आसपास के समुद्रों में सारा जीवन पहले ही साफ हो चुका था, लेकिन फिर भी काली धुंध का विस्तार जारी रहा, जैसे कि वह तृप्त हो। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अंततः ये समुद्र की सतह से निकलना शुरू हुआ, जिससे इसे उपस्थित लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सका। जब सबने ये देखा तो वे डर के मारे स्तब्ध हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि धुंध जल्द ही छोटे से द्वीप पर फैल जाएगी। हान ली सहित द्वीप पर हर कोई इसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 577, अवर्णनीय खतरा। सिल्वर लाइट बैरियर के अंदर हान ली ने अपना सिर उठाया और चिंतित भाव से छोटी बोतल पर नजर डालने से पहले स्पिरिट दूध की एक बूंद ली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यह अगले दिन की सुबह थी और उसने अब स्पिरिट दूध की 5वीं बूंद पी ली थी, लेकिन प्रकाश अवरोधक के बाहर सुनहरी रोशनी अभी भी कमजोर होने का मामूली संकेत नहीं दिखा रही थी। हालांकि आग की लपटें कम होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि वेन त्यानरेन उन्हें अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे और हान ली जल्द ही भागने में सक्षम होंगे। ये ध्यान में रखते हुए हान ली का हाथ सफेद रोशनी से जगमगा उठा और उसने शांति से बोतल को वापस अपनी भंडारण थैली में रख दिया। फिर उसने आकाश में इन बादलों पर नजर डाली और अनजाने में भौहें सिकोड़ ली। उसने स्पष्ट रूप से घाटी की दिशा से हरी रोशनी की किरण को आसमान में उड़ते हुए देखा था, जो युआन याओ के मंत्र अनुष्ठान के कारण हुई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि विशेष रूप से क्या हुआ था, लेकिन नीचे आ रहे काले बादलों के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ कि सोलराइज तकनीक अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही ये विचार हान ली के मन में आए, उसने उन्हें दबा दिया। सुनहरी रोशनी की जेल से भागने के बाद तक वह किसी और चीज की चिंता नहीं कर सकता था। गहरी सांस लेने के बाद उसने महसूस किया कि उसका जादुई खजाना उत्साह के साथ बढ़ने लगा है। उसी क्षण उसकी पीठ से चांदी के पंख एक बार फिर हल्के से देखे जा सकते थे। सुनहरी लपटों के ऊपर तैरते हुए वेन त्यानरेन अब उतने गौरवान्वित नहीं दिखे,
जब उन्होंने शुरू में हान ली को फंसाया था। इसके बजाय उसका चेहरा पीला पड़ना शुरू हो गया था और हल्की काली क्यूई की परत बननी शुरू हो गई थी। उनके माथे पर सुनहरा सींग भी पिछले दिन की तुलना में 1 इंच छोटा दिखाई दिया। वेन तियानरेन उदास होकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनका दिल गुस्से से भर गया क्योंकि भय का एक हल्का सा निशान उन्हें घेरने लगा। जब उसने हान ली को ताना मारा था कि वह अधिकतम 1 घंटे तक ही आग की लपटों को झेल पाएगा, तो वह अतिशयोक्ति कर रहा था। ये जानते हुए कि दिव्य सुनहरी लपटें कितनी शक्तिशाली थीं, उसे ईमानदारी से विश्वास था कि हान ली के लिए आधे घंटे तक भी टिके रहना मुश्किल होगा। इस प्रकार वह हान ली को खत्म करने और उसे भविष्य में और भी बड़ी समस्या बनने से रोकने के लिए अपनी ओरिजिन क्यूई का कुछ हिस्सा खर्च करने को तैयार था। लेकिन 1 घंटे बाद हान ली ने अभी भी डगमगाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। कुछ हद तक वेन तियानरेन को आश्चर्यचकित कर दिया। जब 2 घंटे हो गए तो वेन तियानरेन ये देखकर चिंतित हो गई कि हान ली अभी तक राख में नहीं बदला था। 4 घंटे के बाद वेन तियानरेन को ये देखकर घबराहट महसूस होने लगी थी कि हान ली अभी भी कैसे सहन कर रहा है। उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसने गलती की है, क्योंकि हान ली ने अपनी जादुई शक्ति का मुकाबला वेन तियानरेन की जादुई शक्ति से करने की संभावना पर कोई डर नहीं दिखाया था। ये स्पष्ट था कि हान ली के पास या तो कोई ऐसी वस्तु थी जो उसे तुरंत अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देती थी, या उसके पास कोई अन्य रहस्यमय क्षमता थी। वह जो जानता था उसके अनुसार एकमात्र वस्तु जो जादुई शक्ति की इस तरह की पुनः पूर्ति की अनुमति दे सकती थी, वह अत्यंत दुर्लभ असंख्य वर्ष स्पिरिट मिल्क थी। क्या ऐसा हो सकता है हान ली के पास सचमुच कुछ था? वेन तियानरेन को तुरंत ही अपना अनुमान सच लग गया। हालांकि वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब रुकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके शीर्ष शैतान अवतारों में से अधिकांश को पहले ही समाप्त कर दिया गया था और 8 द्वारों के सुनहरे दर्पणों के अनियंत्रित उपयोग के कारण उसने अपनी साधना को बहुत हद तक समाप्त कर दिया था। यदि वह हान ली को जाने देता तो उसके जीतने की संभावना नहीं थी। हालांकि वेन तियानरेन को पता था कि असंख्य स्पिरिट मिल्क कितना दुर्लभ है। इसे देखते हुए सामान्य कृषकों के पास संभवतः इतना सब कुछ नहीं हो सकता है। परिणाम स्वरूप उसने अपने वास्तविक सार को समाप्त करने और हान ली को दिव्य स्वर्णिम लिप्टों में भूनने का प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया था। उनके वास्तविक सार को वर्तमान क्षति की मरम्मत के लिए एकांत खेती में कम से कम 30 साल लगेंगे। हर गुजरते पल के साथ वेन तियानरेन का रंग थोड़ा पीला हो गया, जबकि चांदी की रोशनी की बाधा हमेशा की तरह घनी दिखाई दी। वेन तियानरेन अधिक समय तक टिके नहीं रह सकेंगे। उसे नहीं पता था कि हान ली के पास कितना स्प्रिट दूध बचा था और वह अभी भी गतिरोध में फंसा हुआ था। जब वह अपनी दुर्दशा से उबरने के लिए उत्सुकता से एक विधि की खोज कर रहा था, अंततः उसके दिमाग में एक बात आई। वेन तियानरेन ने अपने सूखे होंठ भींचे और ठंडे स्वर में आदेश दिया, वायलेट स्पिरिट, जहां से वह आया था वहां जाएं और उसके दाव साथी को पकड़ लें। वह व्यक्ति अनुष्ठान के महत्वपूर्ण क्षण में होना चाहिए और आपका विरोध करने में असमर्थ होना चाहिए। उनकी मूल रूप से परिष्कृत उपस्थिति अब पूरी तरह से गायब हो गई थी, जिससे भयावह द्वेष का पता चल गया था। जब फेरी वायलेट स्पिरिट ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये लड़ाई सचमुच तर्क के दायरे से परे थी। मूल रूप से उसे विश्वास था कि हान ली लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन वह पूरी रात सुरक्षित रहा। इसके बजाय वेन तियानरेन अब एक कठिन परिस्थिति में थी, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसका आदेश सुनने के बाद वह उसके इरादों को समझने से पहले एक पल के लिए चौंक गई। स्टारफॉल गठबंधन के इस युवा मास्टर का इरादा हान ली को समर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए अनुष्ठान आयोजित करने वाली महिला का उपयोग करना था। चूंकि हान ली उसके संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए उनकी दोस्ती गहरी होनी चाहिए। हालांकि इस शर्मनाक पद्धति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना केवल ये दर्शाता है कि आर्कसेन सिक्स पाथर्स का शिष्य वास्तव में अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच गया था।
फेरी वायलेट स्पिरिट ने तुरंत अपनी बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति प्राप्त की और चुपचाप अपनी जगह पर बनी रही। वेन तियानरेन की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई और उसने भयावह रूप से कहा, क्या 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 ऐसा हो सकता है कि तुम्हें विश्वास हो कि मेरी खेती को कितना नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता? या क्या ऐसा है कि जब से आपको गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया तब से आप हमेशा से ही गठबंधन से अलग होना चाहते थे? यह मत भूलिए कि स्टारफॉल गठबंधन बिखरे हुए स्टार सीज के आधे हिस्से पर शासन करता है और आप केवल प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर हैं, तो आप संभवतः कहां भाग सकते हैं? मेरे आदेशों का आज्ञाकारी पालन करो और मैं तुम्हारी निष्ठाहीन निष्क्रियता पर आंखें मूंद लूंगा। फेरी वायलेट स्पिरिट की अभिव्यक्तियां कई बार बदली। इससे पहले कि उसकी आंखें सुनहरी लपटों पर भटकती, उसके दिल में अनिर्णय बना रहता। उसके अनिर्णय के क्षण के दौरान दूर से प्रकाश की धारियां उड़ने लगी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, फेरी वायलेट स्पिरिट और वेन तियानरेन ने उन्हें महिला कृषक और उनकी गाड़ी के रूप में पहचान लिया। जब वेन तियानरेन ने ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ, जबकि फेरी वायलेट स्पिरिट अपने मन में केवल फूट फूट कर हंस सकी। ये फाउंडेशन प्रतिष्ठान की महिलाएं शुरुआत में किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब वे महत्वपूर्ण महत्व की होंगी। इससे पहले कि फेरी वायलेट स्पिरिट व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सके, उसने वेन तियानरेन के पास आते ही उनके घबराए हुए भावों को देख लिया। उन्होंने वर्तमान दृश्य को आश्चर्य से देखा और फिर तुरंत वेन तियानरेन को सलाम किया। वे बेहद बेचैन दिखे, लेकिन फिर भी चुप रहे। वेन तियानरेन की उपस्थिति कठोर थी और उनके चेहरे पर एक शत्रुतापूर्ण भाव दिखाई दिया। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कुछ कहने के बारे में सोचा, जब दूर की ओर देखने पर उसका चेहरा घबराहट से विकृत हो गया। जब दूसरों ने ये देखा तो वे चकित रह गए और उत्सुकता से अपना सिर घुमाकर देखने लगे। वह दुनिया में क्या है? उनमें से एक ये देखकर चिल्लाया। उन सभी ने देखा कि समुद्र से भयानक गति से काले रंग के कण तेजी से निकल रहे थे, जिससे उन सभी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। भूत धुंध। एक क्षण के बाद उनमें से एक महिला भयभीत होकर चिल्लाई और तुरंत द्वीप की गहराई में उड़ गई। उस पल में अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से काले धब्बे देखे थे। समुद्र से गहरा काला कोहरा उभर आया था और उनकी ओर इस तरह दौड़ रहा था मानो वह जीवित हो। अचानक फाउंडेशन प्रतिष्ठान में मौजूद बाकी किसान बेहोश हो गए और पूरी तरह घबराकर भाग गए। वेन तियानरेन और फेरी वायलेट स्पिरिट दोनों अचानक हुए घटनाक्रम से हैरान थे। फेरी वायलेट स्पिरिट फिर नीचे गिरी और लाल रोशनी में घिरी हुई दूर चली गई। वेन तियानरेन घबराई हुई सुनहरी लपटों को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई देने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और रक्त का एक कौर आग की लपटों में उगल दिया, जिससे आग की लपटें तुरंत तीव्र हो गईं। बाद में वह सुनहरी रोशनी की चमक में दूर उड़ गया, जबकि उसकी कई नौकरानियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। तब उनके सामने एक अकल्पनीय घटना घटी जब भूतिया धुंध के सबसे करीब रहने वाले किसान गिरे हुए पक्षियों की तरह द्वीप पर गिर पड़े। ऐसा उन सभी कृषकों के साथ हुआ जो भूतिया धुंध के बहुत करीब आ गए थे। वे अचानक मध्य उड़ान में अपना संतुलन खो बैठे और घातक पीले रंग के साथ नीचे गिर पड़े। यहाँ तक कि उनके जादुई उपकरण भी उनकी आध्यात्मिक प्रकृति से पूरी तरह वंचित हो गए थे। इस अध्याय की आरंभिक रिलीज ऑडियो बुक्स 108 साइट पर हुई। जहाँ तक फेरी वायलेट स्पिरिट और वेन तियानरेन का सवाल है, वे केवल थोड़े समय के लिए ही उड़ पाए और मुश्किल से द्वीप के दूसरे किनारे तक पहुंच पाए, इससे पहले कि उनकी रोशनी गायब हो गई और वे समुद्र में गिर गए। उस समय दूर रह गई सुनहरी लपटें बुझने से पहले एक क्षण के लिए डगमगा गईं। 8 छोटे दर्पण भी अपने मूल रूप में लौट आए थे, जिससे उनके भीतर प्रकाश की चांदी की बाधा प्रकट हो गई थी। लेकिन जैसे ही प्रकाश अवरोध प्रकट हुआ, ये तारों की रोशनी के टुकड़ों में बिखर गया, जिससे भीतर से चकित हानली प्रकट हो गया। हानली ने पहले ही देख लिया था कि दूसरों के साथ क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाता और कोई जवाबी उपाय कर पाता,
उसे लगा कि उसके शरीर में जादुई शक्ति सीमित हो गई है और वह असहाय होकर आसमान से गिरने लगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 578। अंधेरे में मुठभेड़। हान ली की आंखों में सदमा स्पष्ट था क्योंकि वह अपने से 100 मीटर नीचे चट्टानों की ओर गिरा था। उसने अचानक अपने शरीर को मोड़ लिया और अपनी कमर को एक अजीब कोण पर झुका लिया और फिर अपने पैरों को पीछे की ओर कर दिया। इसके कारण उसे पास के एक बड़े पेड़ की ओर गोली चलानी पड़ी और फिर वह धीरे धीरे उसकी एक शाखा पर खड़ा हो गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। गिरने के बाद हान ली का सिर ठंडे पसीने से लथपथ था। सौभाग्य से धुआं बदलने के कदमों को उपयोग करने के लिए किसी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा वह गिरकर मर जाता। यदि कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर वास्तव में गिरकर मर जाता तो वे हंसी का पात्र बन जाते। बेशक आसपास के फाउंडेशन प्रतिष्ठान के कई किसान हान ली की तरह भाग्यशाली नहीं थे और निश्चित रूप से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। जब हान ली अंततः अपने होश में आया तो उसने दूर से कई आवाजें सुनी। उसने बदले हुए भाव के साथ तुरंत अपना सिर उस दिशा में घुमाया। निश्चित रूप से ये गड़गड़ाहट बांस की क्लाउड स्वर्म तलवारों के 2 सेटों से आई थी जिन्हें उसने अपने शरीर में नहीं लिया था। उनके बगल में 8 तरफा दर्पण, प्राचीन फूलों की टोकरी और छोटी चांदी की घंटी थी। इस समय वे सभी पूरी तरह से जीवन से वंचित थे, जैसे कि उनका आध्यात्मिक स्वभाव गायब हो गया हो। हान ली का दिल कांप उठा और उसने झट से खजाने का निरीक्षण करने के लिए आध्यात्मिक भावना का एक धागा जारी करने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल तुरंत ठंडा हो गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना अब उसके शरीर के भीतर गतिहीन बनी हुई थी। हान ली का खून ठंडा हो गया था क्योंकि उसकी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक समझ दोनों अब उपयोग करने में असमर्थ थे। वह अब एक साधारण नश्वर व्यक्ति से भिन्न नहीं था। उसकी जादुई क्षमताओं की तो बात ही छोड़ी, उसकी भंडारण थैली और उसकी आध्यात्मिक जानवर की थैली भी अब बेकार हो गई थी। वह पीछे मुड़ा और ये देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया कि पहले से ही आसपास के आसमान में काली धुंध भर चुकी थी। एक नश्वर के रूप में उसकी वर्तमान गति के साथ उसके भूत धुंध से आगे निकलने की कोई संभावना नहीं होगी। उदास अभिव्यक्ति के साथ वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और उसका शरीर धुंधला हो गया। फिर वह बेजान खजानों के पास प्रकट हुआ और उन्मत्त होकर उन सभी को अपनी बाहों में इकट्ठा कर लिया। चूंकि उसके पास वर्तमान में अपनी भंडारण थैली का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह ऐसा कर सकता था, वस्तुओं को केवल उसकी छाती के पास रखें। सौभाग्य से वे बहुत बड़े नहीं थे, अन्यथा हान ली उन सभी को ले जाने में असमर्थ होता। उसी समय जब हान ली खजाना इकट्ठा कर रहा था, अंतहीन काला कोहरा अचानक छोटे से द्वीप पर छा गया। हान ली को धुंध की दिशा में एक अत्यधिक आकर्षक शक्ति आती हुई महसूस हुई, और इससे पहले कि उसे एहसास होता कि क्या हो रहा है, वह पहले से ही उसमें समाया जा रहा था। हान ली सदमे से घबरा गया था और उसने बचने के लिए अपने धूम्रपान बदलने वाले कदमों का उपयोग करने की उम्मीद में अपने शरीर को कई बार हिलाया, लेकिन ये पूरी तरह से अप्रभावी साबित हुआ। एक क्षण बाद वह गहरे काले कोहरे में समा गया और उसने खुद को काली बिजली की कई चमक के बीच पाया, जो तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। कई दबी हुई फुहारों के साथ हान ली काली रोशनी से टिमटिमाता रहा और कोहरे में बिना किसी निशान के गायब हो गया। हान ली ने अनगिनत अजीब आवाजों की एक धारा अपने दिमाग में सुनी, क्योंकि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया धुंधली हो गई थी और उसकी जगह पूर्ण अंधकार ने ले लिया था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक रुक गया और फिर धड़ाम से किसी तरह जमीन पर गिर गया। जमीन नर्म और मोटी थी, जिससे उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई, जिससे हान ली को उसकी सबसे गंभीर चिंता से राहत मिल गई। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए चारों ओर नजर दौड़ाए और उसे केवल अंधकार का विस्तार मिला, लेकिन वह एक तेज मछली जैसी गंध को सूंघने में कामयाब रहा। हान ली ने बिना कुछ बोले अपने शरीर पर हाथ फिराया और पाया कि वह चिपचिपा और गीला है और कई चीजें उसमें घुस रही हैं। करीब से निरीक्षण करने पर
उसने पाया कि वह जीवित छटपटाती मछली और झींगा के ढेर पर पड़ा हुआ था। हान ली ने भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की। तभी उसके सिर में अचानक दर्द होने लगा। उसी समय उसने महसूस किया कि उसके अंग नर्म हो गए हैं और वह चक्कर की भावना से अभिभूत हो गया। हान ली ने मन ही मन शाप दिया। अपने शरीर की रक्षा करने वाली किसी जादुई शक्ति के बिना उसे टेलीपोर्टेशन के पूर्ण परिणाम का सामना करना पड़ रहा था। संभावना थी कि वह काफी देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। चूंकि यह मामला था, हान ली भावहीन होकर मछली और झींगा के ढेर पर लेट गया और अपनी ताकत तब तक बचाए रखी जब तक वह अपने अंगों को एक बार फिर से हिला नहीं सका। लेकिन तभी काली बिजली का एक और गोला उसके लगभग 10 मीटर ऊपर दिखाई दिया। प्रकाश की उस धीमी चमक ने हान ली को अपने ऊपर लगभग 30 मीटर ऊपर अजीब नुकीली चट्टानें देखने की अनुमति दी और वह ये पता लगाने में सक्षम था कि यह जगह एक भूमिगत गुफा प्रतीत होती है। जहां तक उस अजीब बिजली की बात है तो ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर कुछ है। इसे देखते ही हान ली का दिल हिल गया। कई बार बेतहाशा चमकने के बाद ये गायब हो गया और एक काली काली वस्तु सीधे हान ली पर गिर गई। हान ली चौंक गया और रास्ते से हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर शक्तिहीन था। वह केवल देखता रह गया जब वस्तु उस पर गिरी। परिणाम स्वरूप एक कोमल महिला का शरीर दबी हुई गुरगुराहट के साथ हान ली पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उसे भी वहां टेलीपोर्ट किया गया था। महिला स्पष्ट रूप से घबरा गई थी और न केवल उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हान ली उसके नीचे था, बल्कि वह हान ली के बालों को पकड़कर उसके ऊपर रेंग भी गई। हान ली मुस्कुराया और दर्द की हल्की सांस छोड़ी। महिला को अब एहसास हुआ कि उसके नीचे एक और व्यक्ति था, एक अपरिचित आदमी। वह घबराकर चिल्लाए और जल्दी से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कई बार कंपन हुआ, इससे पहले कि वह कमजोर होकर वापस गिर जाती। परिणाम स्वरूप वह एक बार फिर हान ली पर गिर पड़ी और उसका ऊपरी शरीर हान ली के पेट पर टिका हुआ था। उसकी डरी हुई शक्ल से वह कुछ जवान लग रही थी। आप कौन हैं? महिला ने कांपती आवाज में पूछा। उसका भारी धड़कता दिल खामोश अंधेरे में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। महिला की आवाज काफी सुखद थी, लेकिन चूंकि वह उस महिला को नहीं जानता था और स्पष्ट रूप से उसकी शक्ल नहीं बता सकता था, हान ली ने मजाक में उत्तर दिया, बस कोई लड़का। हम्फ। जब उसने हान ली को घूर कर देखा तो उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी, लेकिन क्योंकि उसके अंगों में दर्द था, वह केवल अपनी गर्दन ऊपर उठा सकती थी और अपना सिर हान ली की ओर थोड़ा सा घुमा सकती थी, क्योंकि इस क्रिया में अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसकी सुखद खुशबू हान ली की नाक तक पहुंच गई, जिससे उसमें एक अजीब भावना पैदा हो गई। उसके नर्म विशाल शरीर के उस पर दबाव डालने से एक निश्चित क्षेत्र अनजाने में उत्तेजित हो गया था। आप क्या कर रहे हो? महिला को तुरंत हान ली के शरीर में बदलाव महसूस हुआ और उसने शर्मनाक भाव से उसे घूर कर देखा। हालांकि हान ली को ये क्रिया काफी मनमोहक लगी कि पहली रिलीज यह अध्याय ऑडियो बुक से 108 पर हुआ। हान ली ने जोर से हंसते हुए कहा, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने अपनी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक समझ खो दी है। जबकि मैं अपनी साधना से अपने शरीर को नियंत्रित करना चाहता हूँ और अपने छोटे स्वामी को शांत करना चाहता हूँ, मैं एक साधारण आदमी बनने के लिए लौट आया हूँ। मैं प्रतिक्रिया के बारे में कुछ भी करने में असहाय हूँ। महिला ने खर्राटा लिया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने उसकी बात सुन ली हो। सौभाग्य से वह हान ली की तरह आगे नहीं बढ़ सकी और अपने क्रोधपूर्ण अपमान के बावजूद इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। अंधेरा एक बार फिर खामोश हो गया, केवल दुखी सांसों से टूट गया। हान ली को यह अनुभव बिल्कुल अभूतपूर्व लगा। उसके नीचे अनगिनत मछलियां और झींगा छटपटा रहे थे और एक अपरिचित सुगंधित महिला उसके ऊपर लेटी हुई थी। इस स्थिति को बेतुके के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। महिला ने अचानक चुप्पी तोड़ी और पूछा, क्या आप द्वीप में प्रवेश करने वाले साथी कृषकों में से थे? संभावना लगती है ना? जब हान ली ने उसे सुना,
तो उसने तुरंत उन दर्जनों किसानों को याद किया जो छोटे से द्वीप पर पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह महिला उनमें से एक थी। उसकी आंखों में संदेह चमक उठा और उसने संदेह से पूछने से पहले खर्राटे लेते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? हान ली मुस्कुराए और अस्पष्ट उत्तर के साथ अपने प्रश्न को टालने के बारे में सोचा। तभी अचानक अव्यवस्थित कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे ही कई मशालें दूर दिखाई दी और पास में तैरने लगी। टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी के नीचे हल्की हल्की परछाइयां दिखाई दे रही थी। हान ली का दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ लोग थे और वे अन्य कृषक नहीं लग रहे थे जिन्हें भूतिया धुंध ने निगल लिया था। एक क्षण बाद मशालें उनके करीब आ गईं। हान ली की आंखें सिकुड़ गईं और वह आग की लपटों के पीछे की काली छाया को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वे 5 असाधारण रूप से बड़े आदमी थे, जिनमें से प्रत्येक हान ली से कम एक पूरा सिर लंबा था और लगभग 40 वर्ष की उम्र का प्रतीत होता था। उन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहने थे और हाथों में तलवार जैसा हथियार थामा हुआ था और उनकी पीठ पर चमड़े के बड़े बैग थे और वे बड़े बड़े कदमों से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब हान ली ने उन्हें देखा तो उसका दिल डर से कांप गया। जैसे ही वह इन लोगों की पहचान का अनुमान लगा रहा था, काले बालों का एक गुच्छा उसके चेहरे पर आ गया। महिला ने भी उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी कांपने से तबीयत खराब हो गई है। हान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू कर दिया क्योंकि ताकत का एक अंश वापस आ गया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बहुत तेजी से अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर रहा था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 579। बिना नाम वाला स्थान। हान ली को एक क्षण बाद एहसास हुआ कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर रहा है। मशालें उनके करीब आ गई थी, जिससे वह अधिक स्पष्टता से देख पा रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आसपास के परिवेश को इतना रोशन कर दिया गया था कि हर जगह मछलियों और झींगा के बड़े बड़े ढेर दिखाई देने लगे। हान ली और महिला तुलनात्मक रूप से बड़े ढेरों में से एक पर थे। उनसे दूर के क्षेत्र अभी भी काले थे और दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन गुफा साधारण रूप से विशाल दिखाई दे रही थी क्योंकि कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही थी। जब मशाले ले जाने वाले लोग हान ली से लगभग 100 मीटर दूर थे, तो वे रुक गए और जल्दी से अपने बैग जमीन पर रख दिए। एक व्यक्ति को छोड़कर जो सतर्कता से पहरा दे रहा था, बाकी सभी ने बेतहाशा मछली और झींगा को अपने थैलों में भरना शुरू कर दिया। हान ली ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जबकि उसके ऊपर बैठी महिला आश्चर्य से हौंफने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी होने के कारण पुरुषों ने उसकी बात नहीं सुनी। हान ली ने अनजाने में महिला की ओर अपनी नजर घुमाई और लाल रोशनी की हल्की चमक में पाया कि महिला का चेहरा सुंदर था। महिला ने तुरंत हान ली की नजर पर ध्यान दिया और शर्माने लगी। वह मुड़ गई और उसका चेहरा एक बार फिर अंधेरे में छिप गया। हालांकि उसकी शर्मीली आंखें अभी भी अंधेरे में चमक रही थी। हान ली अपनी हरकतों को हास्यप्रद पाए बिना नहीं रह सका। ये महिला कुछ अजीब थी। जब उन्होंने अभी तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी थी, तब वह मुखर, सीधी और थोड़ी अनियंत्रित भी थी। अब जब वह उसे देख सका, प्रारंभिक कठोरता गायब हो गई और वह तुरंत डरपोक और संकोची हो गई। उसी क्षण उन्हें दूर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पहरा दे रहा आदमी अचानक पलटा और कठोरता से फुसफुसाया, अच्छा नहीं, यह अच्छा नहीं है, तितर बितर, फायर स्केल बीस्ट आने वाला है या ना। अचानक जो लोग मछलियां इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत थैलों को अपनी पीठ पर फेंक दिया और पागलों की तरह दूसरी दिशा में भाग गए। जो कुछ पीछे रह गया था वह अंधेरे को रोशन करने वाली टिमटिमाती मशालें थी। उस पल अंधेरे के भीतर से कई फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थी, जैसे कि किसी चीज ने उन लोगों को खोज लिया हो। फिर कई तेज धमाके सुनाई दिए। कई अग्निलाल मीटर लंबे छायाचित्र अंधेरे से उछले और धुंधलेपन के साथ तेजी से गायब हो गए। एक पल के लिए हान ली फायर स्केल जानवरों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। जानवरों की शक्ल लाल शल्कों और नुकीले दांतों से भरी हुई थी।
पलक झपकते ही गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हान ली ने राहत की एक लंबी सांस ली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अजीब जानवरों ने उन दोनों को नहीं खोजा था, अन्यथा निराशाजनक स्थिति के लिए आशा की किरण प्रदान की। जानवरों के गायब होने के कुछ ही समय बाद हान ली दोनों हाथों से मुट्ठी बनाने में कमजोर हो गया। जल्द ही उसने अंततः अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया और महिला को पकड़कर धीरे धीरे खड़ा होने के लिए पर्याप्त रूप से आगे बढ़ सका। उसकी बाहों में रहते हुए महिला शर्माते हुए फुसफुसाई, रे, मुझे छोड़ दो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। हान ली ने महिला की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अगर तुम्हें जमीन पर मछली के साथ इधर उधर छटपटाने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब महिला ने ये सुना तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और झिझक के भाव से जमीन पर छटपटाती मछली की ओर देखा। अंत में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी समय हान ली ने महिला को अपनी मुट्ठी में लेकर मछलियों के ढेर से छलांग लगा दी और छोड़ी गई मशालों की दिशा में चल दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह परित्यक्त स्थान कौन सा है और कहाँ है, लेकिन अगर उनके पास कोई रोशनी नहीं होती तो ये काफी परेशानी भरा साबित होता। हान ली ने झुककर एक टॉर्च उठाए और चारों ओर देखने के बाद उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। थोड़ी देर बाद शर्माती हुई महिला फुसफुसाई, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। जब हान ली ने ये सुना तो उसने चुपचाप अपनी बांह ढीली कर दी और महिला शालीनता से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जल्दी से अपने कपड़े थपथपाने के बाद उसने एक टॉर्च भी उठाए और अपने आसपास का निरीक्षण किया। एक क्षण के बाद हान ली अचानक उस दिशा में चला गया जहां से पुरुषों का समूह आया था। जब स्त्री ने ये देखा तो घबरा गई और झट से पूछा, कहाँ जा रहे हो? हान ली ने बिना सिर घुमाए उत्तर दिया, मैं यहाँ जानवरों के लौटने का इंतजार नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि फिलहाल कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली जाए। जब महिला ने ये सुना तो उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए और वह तेजी से हान ली के पीछे चली गई। ये सुनकर हान ली चुप रहे और अपने रास्ते पर चलते रहे। केवल कुछ कदम चलने के बाद हान ली रुके और जमीन पर रोशनी करने के लिए मशाल का इस्तेमाल किया, जिससे पुरुषों के पैरों के निशान दिखाई देने लगे। महिला को अचानक पकड़ लिया गया और वह लगभग हान ली से टकरा गई। वह थोड़ी हतप्रभ रह गई और फुसफुसा कर बोली, क्या हुआ? हान ली ने उसे उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह नीचे झुक गया और मुट्ठी भर रेत अपनी नाक पर ले आया। सूंघने के बाद उसने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की, खून की गहरी गंध आ रही है, यह अच्छा संकेत नहीं है। हान ली ने पुरुषों के नक्शे कदम पर चलना जारी रखने से पहले भावहीन रूप से यह कहा। महिला उसकी बात सुनकर चौंक गई और तेजी से हान ली के पीछे चली गई। भोजन खत्म करने में जो समय लगा, उसके बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर नीली रोशनी की चमक दिखाई दी। ये देखकर हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने कदम तेज कर दिए। उन्हें जल्द ही पता चला कि चमचमाती नीली रोशनी इस काले विस्तार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। हालांकि यह केवल 3 मीटर चौड़ा था, लेकिन यह एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जब दोनों ने ये देखा तो वे उत्साहित होकर तेजी से वहां से गुजरे। जैसे ही वे उद्घाटन स्थल पर पहुंचे, हान ली के सामने एक सफेद रोशनी चमकी और 8 शरित तलवारें तुरंत उसकी गर्दन के सामने आ गईं। एक कर्कश आवाज ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? आहू और अन्य कहाँ हैं? क्या आप नए आए हैं? ये देखकर हान ली का हृदय द्रवित हो गया कि वह 20 से अधिक युवक युवतियों से घिरा हुआ है। उनमें से प्रत्येक ने एक अजीब चमचमाती सफेद ब्लेड पकड़ रखी थी और पहले के पुरुषों की तरह ही अजीब हरे वस्त्र पहने थे। वे सभी अलग अलग भावों से हान ली को देख रहे थे। जहां तक उसके पीछे चल रही खूबसूरत महिला की बात है, तो उसे भी घेर लिया गया था और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हान ली ने अपनी नाक रगड़ी और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल्पना करता हूँ कि हम वही हैं जो आप समझते हैं ने आगमन के लिए। क्या बाहरी लोग अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं? जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हान ली को सुना तो उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी,
मुझे इसका अनुमान होता अगर आपने कुछ नहीं कहा होता, क्योंकि आपके अजीब कपड़े कुछ ऐसे हैं जो केवल बाहरी लोग ही पहनेंगे। हालांकि हमसे मिलना आपके लिए काफी सौभाग्य की बात है। आखिरकार अधिकांश बाहरी लोगों का अंत अम्बरा जानवरों के पेट में होता है, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है। फिर उसने अपना हाथ लहराया और युवकों ने अपनी तलवारें वापस ले ली। हान ली ने अपनी गर्दन रगड़ी और आश्चर्य की दृष्टि से हथियारों पर नजर डाली। जब वे ब्लेड उसकी गर्दन को छू रहे थे, तो उसे एक आश्चर्यजनक जलन महसूस हुई, जैसे कि वे सभी झुलसाने वाले गर्म लोहे से बने हों। ये सचमुच एक अजीब अनुभव था। यह अध्याय पहली बार नवंबर यूरो LSS 1N प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। हान ली ने फिर अपनी नजर चारों ओर घुमाए और पाया कि वे एक छोटे पत्थर के पहाड़ के सामने थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अभी अभी पत्थर के पहाड़ के बीच से निकले हों। जब उसने दूर तक देखा तो एक अंतहीन पीला रेगिस्तान था। फिर उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और उसे और भी बड़ा झटका महसूस हुआ। उसने आकाश में घने काले बादल छाए हुए देखे। वे अंतहीन दिखाई देते थे और लगातार गहरी नीली बिजली के साथ चमकते रहते थे, जिससे आकाश हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता था। ये सब हान ली की कल्पना से भी अधिक अजीब था। इससे पहले कि हान ली अपने आसपास का निरीक्षण कर सके, दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ा ली और पूछा, जब आप पहुंचे तो क्या आपका किसी से सामना हुआ? वे मेरे साथी होंगे, हान ली ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मैंने पुरुषों के एक समूह को देखा, हालांकि कुछ जानवरों ने उनका पीछा किया था। वे दूसरी दिशा में भाग गए। दुबला पतला आदमी घबरा गया और उसने अनजाने में ब्लेड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जानवर? किस प्रकार? मैंने सुना है कि वे लोग उन्हें फायर स्केल बीस्ट्स कहते हैं। दुबले पतले आदमी ने आराम से और शांति से कहा, फायर स्केल जानवर? अच्छी बात है। आहू और अन्य लोगों को उनसे निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन निश्चित होने के लिए फैनली लोगों के एक समूह को अंदर लाएं और उनकी मदद करें। फिर उन्हें निकटतम वैकल्पिक निकास के माध्यम से ले जाएं। एक ऊंचा काला आदमी बिना कुछ बोले लोगों के एक समूह को गुफा में ले आया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 580। ऊंची दीवारें। दुबले आदमी ने हान ली और महिला की ओर अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कहना चाहिए कि आपकी किस्मत अच्छी है या बुरी। आप वास्तव में आत्मा शमन क्यूई के विस्फोट में भाग गए। इससे अंतरिक्ष में कहीं अधिक आंसू प्रकट होते हैं, और यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी उनसे बच पाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन परिणाम स्वरूप अम्बरा जानवर, जो सामान्यतः पहाड़ की खोह के अंदर रहते थे, चले गए थे। अन्यथा अंदर गिरते ही तुम तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब हान ली ने ये सुना तो उसका दिल डूब गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। मुझे आशा है कि आप मुझे इतना साहसी होने के लिए माफ कर देंगे, लेकिन क्या आपका सम्मानित स्वन्य हमें बता सकता है कि हम कहाँ हैं? आपके लहजे से ऐसा लगता है कि यह जगह काफी खतरनाक है। दुबले पतले आदमी ने उन दोनों के कपड़ों की जांच की और देखा कि वे आम लोग नहीं लग रहे थे और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। खतरनाक? हे, ये बिल्कुल सही है। भले ही बाहर आपकी कोई भी पहचान या स्थिति रही हो, यहाँ अम्बरा क्षेत्र में आप ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। यदि आप हिलडुल नहीं सकते या अपने आप को उपयोगी नहीं बना सकते, तो आप अम्बरा पशु भोजन बनकर रह जाएंगे। हान ली ने भौहें सिकोड़ ली और प्रश्न पूछना चाहा, लेकिन दुबले पतले व्यक्ति ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। हमारे पास समय की कमी है। स्पष्टीकरण के लिए हमें गांव लौटने तक इंतजार करना होगा। बस एक क्षण में अम्बरा जानवर अपने घोंसलों में लौट आएंगे और हमें इस गुप्त प्रवेश द्वार को जल्दी से बंद करना होगा ताकि हम भविष्य में इसका दोबारा उपयोग कर सकें। ये कहने के बाद वह अपने पीछे के लोगों की ओर मुड़ा और उन्हें कठोरता से आदेश देना शुरू कर दिया। पुरुषों और महिलाओं ने पास के पत्थरों को पकड़ना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी उन्हें छेद के खिलाफ मजबूती से जमा करना शुरू कर दिया।
दुबले पतले आदमी ने आकाश में इन बादलों को देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। चल दर, यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो आहू और अन्य लोग रास्ते में हमसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम भटकेंगे तो इन हवाएं दिखाई देंगी और हम वापस नहीं लौट पाएंगे। ये कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया, क्योंकि बाकी लोग बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें से किसी ने भी हान ली या महिला को कभी नहीं बुलाया। जब हान ली ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति झलक उठी। वह वर्तमान स्थिति पर विचार करने लगा। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। हान ली के पास मौजूद खूबसूरत महिला समूह में दूरी बढ़ते देख रही थी। ये देखकर कि हान ली चिंतित दिखाई दे रही थी, वह खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन चिंतित होकर पूछा, क्या हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? बिना किसी जादुई शक्ति के वह एक कमजोर और हतप्रभ नश्वर में बदल गई थी। चूंकि हान ली इस पूरे समय शांत दिखाई दी, उसने सहज रूप से उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। हान ली ने अपना सिर उठाया और शांति से कहा, ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है, तो आइए उनके तथाकथित गांव पर एक नजर डालें। शायद हम वहां पहुंचने के बाद कुछ सोचेंगे और अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। फिर वह उस दिशा में चला गया जिस दिशा में अन्य लोग बड़े कदमों से गए थे। महिला ने राहत की सांस ली और उसके पीछे चली गई। आह हाँ, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। मेरा उपनाम हान है। मैं एक आवारा किसान हूँ। मैं मेई निंग हूँ। मैं अपने भाई के साथ था जब हम भूत की धुंध में फंस गए थे, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। जब उसने अपने भाई का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दी। हान ली ने शांति से कहा, यह अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि काली बिजली में यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। आपके भाई ने कहीं और टेलीपोर्ट किया होगा, अन्यथा द्वीप के चारों ओर कई कृषकों के बावजूद केवल हम दोनों ही वहां टेलीपोर्ट क्यों करेंगे? यदि आप उसे खोजेंगे तो अंततः आप उसे पालेंगे। जब महिला ने ये सुना तो उसे राहत महसूस हुई और हान ली के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी शक्ल कुछ अपरिचित थी और उसे यकीन था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने अस्थायी रूप से अनुमान लगाया कि वह एक किसान था जो एक अलग दिशा से द्वीप पर आया था। उसने हान ली से और सवाल पूछने के बारे में सोचा, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि उनके बीच कोई विशेष करीबी रिश्ता नहीं है, वह झिझक गई और चुप रह गई। जैसे ही दोनों हरे वस्त्र पहने लोगों के समूह के पीछे भागे, उसने उसके बारे में आगे पूछताछ करने के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। हालांकि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन कृषकों के पास शुद्ध सार के शरीर थे जो सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम थे। ये देखकर कि दोनों बिना किसी कठिनाई के उनका पीछा करने में सक्षम थे, दुबले आदमी की आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन कुछ भी कहने के बजाय उसने अपना सिर नीचे कर लिया और गति बढ़ा दी। उसके पीछे के अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया में अपनी गति तेज कर दी। हान ली को ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि ये लोग सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक सशक्त थे। हालांकि उनके शरीर में बेहतर स्तर की आंतरिक शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ उथली मार्शल आर्ट विकसित की। ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट यहाँ काफी उपयोगी साबित होगा। फिर भी हान ली को अभी भी भूतिया धुंध से संदेह था जो पहले हुआ था। उसने जो रिकॉर्ड देखे थे उनमें से हालांकि भूतिया कोहरा भयावह था, लेकिन यह इतना विनाशकारी कभी नहीं था जितना अभी हुआ था। किसी को भागने का मौका भी नहीं मिला। इससे पहले कि वह भूत की धुंध को छूता, उसकी संपूर्ण जादुई शक्ति पहले ही सील कर दी गई थी। ये सचमुच भयावह था। यदि भूत धुंध की प्रत्येक उपस्थिति इतनी विनाशकारी थी, तो नेसेंट सोल साधक भी इससे बच नहीं पाएंगे। लेकिन भूत धुंध की पिछली उपस्थिति में ऐसे कई कृषक थे जो इससे बचने में सक्षम थे, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के कृषक भी बच गए थे। हालांकि हान ली को इस बात पर कुछ संदेह हुआ कि उस दुबले व्यक्ति ने तथाकथित स्पिरिट एक्सटिंग्विशन क्यूई को क्या कहा था। इसके नाम से
ये निश्चित था कि उसकी आध्यात्मिक भावना और जादुई शक्ति वर्तमान में प्रतिबंधित क्यों थी। वे वास्तव में बदकिस्मत थे कि उन्हें ऐसी विशेष रूप से भयानक भूत या धुंध का सामना करना पड़ा जिसने उपस्थित सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि जो लोग टेलीपोर्टेशन से बच गए वे इस भूमि के अन्य कोनों में बिखरे हुए पाए जाएंगे। जैसे ही हान ली ने ये सोचा, वह दुबला पतला आदमी अचानक रुक गया और उसने अपना सिर दूसरी दिशा में घुमा लिया, जबकि उसकी पार्टी के बाकी लोग भी उसका अनुसरण कर रहे थे। रेगिस्तान में बहुत दूर एक पीले अजगर को रेत के उभरते बादलों के बीच से उनकी ओर भागते देखा जा सकता था। यह आहू और अन्य हैं। युवाओं में से एक खुशी से चिल्लाया जबकि अन्य उत्साहित हो गए। दुबले पतले आदमी ने अपना सिर हिलाया और राहत की झलक दिखाई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्द ही शांत हो गई जब उसने पीले ड्रैगन से तेज दहाड़ की एक श्रृंखला सुनी। दुबला पतला आदमी गुस्से से बोला, विकृत अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, हर कोई जल्दी से जाओ और उनकी मदद करो। अम्ब्रा जानवर उनका पीछा कर रहे हैं। उसने अपनी कमर पर लंबा सफेद ब्लेड निकाला और आक्रमण को आगे बढ़ाया। पार्टी के बाकी सदस्यों को अचानक एहसास हुआ और उनमें से प्रत्येक ने उसी का अनुसरण करते हुए अपने ब्लेड लहराए। हान ली अपनी जगह पर खड़ा रहा और बस एक अजीब भाव के साथ दूर खड़े पीले ड्रैगन को देखता रहा। दुबले पतले आदमी का दल पीले ड्रैगन के पास पहुंचा ही था कि वह अचानक रुक गया और पीली धुंध के बादलों में फटने से पहले गर्जना करने लगा। जैसे ही वे घने धुएं में घुसे, पार्टी जोर जोर से चिल्लाने लगी और सभी पिचों और स्वरों की चीखें आपस में जुड़ गईं। एक कप चाय खत्म होने में जो समय लगा, उसके बाद आखिरकार उनकी आवाजें शांत हो गईं। थोड़ी देर के बाद पीली धुंध के भीतर से जयकारों की एक श्रृंखला आई और सभी पुरुष और महिलाएं जानवरों के खून से सने हुए अपने शरीर के साथ बाहर निकले। ये बताना मुश्किल था कि उनमें से किसी को कोई चोट लगी है या नहीं, लेकिन उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर सुखद आश्चर्य की मुस्कान थी। जब वे वापस लौटे तो उनके साथ वे हट्टे कट्टे आदमी भी शामिल हो गए जिन्हें हान ली ने पहाड़ के भीतर देखा था। वे अभी भी अपनी पीठ पर बड़े बड़े बैग लटकाए हुए थे। जब उन्होंने हान ली और मेई निंग को देखा तो वे कुछ भ्रमित दिखे, लेकिन जब उस दुबले आदमी ने उनसे कुछ फुसफुसाया तो उनकी अभिव्यक्ति उज्जवल हो गई और उन्होंने आगे ध्यान नहीं दिया। समूह नए आगमन के साथ तेजी से आगे बढ़ा। 2 घंटे बाद वे गहरे काले पत्थर के विस्तार पर पहुंच गए जिसने उजाड़ रेत के दृश्य को बाधित कर दिया। पहले के रेगिस्तान की तरह हान ली काले पत्थर के इस विस्तार का अंत देखने में असमर्थ था। हालांकि सभी काले पत्थरों का आकार अजीब था और उनके काले रंग की गहरी छाया ने हान ली को बेचैनी का एक भयानक एहसास कराया। लेकिन जब अन्य लोगों ने इस जगह को देखा तो उन्होंने राहत की लंबी सांस ली और उनके चेहरे पर सुकून के भाव थे। उस समय आकाश में इन बादल बेचैनी से घूमने लगे थे और बिजली की नीली चमक अधिक बार होने लगी थी। कभी कभी वे सीधे पास के किसी क्षेत्र पर हमला कर देते थे जिससे पत्थरों के बीच एक गड्ढा दिखाई देने लगता था। हान ली और मेई निंग अचानक हुए घटनाक्रम से चौंक गए, लेकिन बाकी लोग इसके आदी लग रहे थे। वे बस तेज कदमों से पथरीले इलाकों में चले गए। दुबला पतला आदमी फिर चिल्लाया, हर कोई अपनी गति तेज करो, गांव अपने दरवाजे बंद करने वाला है, आइए बाहर फंसने से बचें। बाद में लोगों का समूह आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से भागा। हान ली और मेई निंग ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, फिर भी उन्होंने पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं की। उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए अचानक एक खुले क्षेत्र में पहुंचने से पहले उन्होंने पत्थर के विस्तार में कई चक्कर लगाए। विशाल क्षेत्र में ऊंची पत्थर की दीवारें थीं जो यथासंभव काली थीं। ये सभी पत्थर की दीवारें न केवल विशाल पत्थरों से बनाई गई थी जो कम से कम 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची थी, बल्कि वे कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके अतिरिक्त दीवारों के साथ लगभग हर 10 मीटर की दूरी पर दृढ़ लकड़ी की एक तेज कील दीवार से टकराकर भयावह रूप ले लेती है। वर्तमान में लोगों का समूह एक भव्य लकड़ी के गेट की ओर बढ़ रहा था, जिसके दोनों ओर 10 से अधिक आदमी सफेद बाइक के साथ खड़े थे।
जब इन गार्डों ने दुबले पतले आदमी की पार्टी को आते देखा तो वे उत्साह से उन पर जोर से चिल्लाने लगे। एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गेट धीरे से खुला, जिससे वे अंदर आ गए। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।